हर घर में कोई ना कोई बोलता है कि बादाम खाओ दिमाग तेज हो जाएगा, ऐसा होता है? और बादाम को खाने से मानसिक शांति मिलती है, पर मतलब बीपी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा जनरली क्यों होने लगी? ये लाइफस्टाइल डिजीज है। क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदा ही अपने आप में एक लाइफस्टाइल है? आयुर्वेदा दरअसल आपको जीने का तरीका बताता है। तो ये क्या कारण है जिस वजह से जल्दी चश्मा लगने का ट्रेंड शुरू हो रहा है? ओवर स्ट्रेस, स्ट्रेस आपकी आंखों का भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। नॉर्मल समस्या है कि उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। कारण प्रमुख तौर पर इसे पलित रोग कहा जाता है। अच्छा, आयुर्वेदा पे एक आरोप लगता है जी। आरोप ये है कि ये इमरजेंसी कंडीशन में प्रभावी नहीं है। हमारी सरकार खुद कोई इसको बड़ा बजट देती नहीं है, ना रिसर्च होती है। आप एक लाइन में हमें आयुर्वेदा का मतलब क्या है वो समझाइए। जीवन को जीने का तरीका। आयुर्वेदा दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सही है लाइन? इस दुनिया में कोई चीज इफेक्ट कर रही है ना, तो उसका साइड इफेक्ट जरूर हो सकता है। ये हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदा में गलत कहीं पर भी नहीं है। आप सबने रामायण कभी न कभी जरूर देखी होगी और उसमें वो युद्ध भी देखा होगा जो रावण और राम के बीच में हुआ। वहीं उस युद्ध में जब मेघनाथ के साथ युद्ध कर रहे थे भगवान लक्ष्मण, तो वो मूर्छित हो जाते हैं और जब वो मूर्छित होते हैं तो उन्हें सही करने के लिए भगवान हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा जाता है, जिससे उनके प्राण बच चुके हैं। जब भी हमें किसी प्राण बचाने की या किसी ऐसे इलाज की जरूरत होती है जिससे व्यक्ति ठीक हो जाए, तो हम संजीवनी बूटी की बात करते हैं। अब मैं संजीवनी बूटी की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज के समय में अगर हमें बिना आईसीयू में भर्ती हुए हॉस्पिटल जाए, इंजेक्शन लगवाए और बहुत सारी बिना दवाइयां खाए अगर ठीक होना है, तो आयुर्वेदा आज की संजीवनी बूटी है। अब आप कहेंगे मैं आयुर्वेदा की बात क्यों कर रहा हूँ? तो आयुर्वेदा की बात आज के शो पीओवी में इसलिए हो रही है क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रॉबिन शर्मा, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो पीओवी द पॉइंट ऑफ व्यू में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा से रिलेटेड और डॉक्टर रॉबिन शर्मा से रिलेटेड। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो रॉबिन शर्मा से डॉक्टर रॉबिन शर्मा की कहानी कैसे थी वो बताइए, क्योंकि ये डॉक्टर ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके नाम में लग जाए। जैसे कि भारत रत्न मिलता है बहुत कम लोगों को, तो पूरी जिंदगी उनकी संवर जाती है, वैसे ही कुछ लोगों को नाम में डॉक्टर लग जाने से ही एक अलग ही प्राप्ति सी होती है, ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। तो वो रॉबिन शर्मा से डॉक्टर रॉबिन शर्मा बनने की कहानी क्या है? दरअसल मेरे पापा काफ़ी उनकी इच्छा थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं। दरअसल वो भी डॉक्टर हैं। मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे, फैमिली बैकग्राउंड और मेरे परदादा भी डॉक्टर थे। तो उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने कंबाइन लिया था 12th, जिसके अंदर मेरे पास बायो भी थी और मैथ भी था, दोनों था। पर थोड़ी सी मेरी इच्छा कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा थी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह की तरफ मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता था। पर पापा की इच्छा को देखते हुए इसके अंदर गया। हालांकि इंटरेस्ट इसके अंदर भी था, ऐसी बात नहीं थी कि इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं था, पर ज़्यादा मेरा टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था। कहाँ से स्कूलिंग की आपने? मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। भिवानी हरियाणा। हाँ जी। तो आपका जन्म भिवानी पे हुआ था और स्कूलिंग भी वहीं पे हुई। स्कूलिंग वहीं पे हुई। तो आपने एक ही स्कूल से 12th तक पढ़ाई करी? नहीं, अलग अलग स्कूल से। कौन कौन सी क्लास? 5th क्लास तक बिल्कुल पास में ही, हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ता है अनारा देवी स्कूल, तो वहाँ पर पढ़ाई की थी। उसके बाद वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6th से लेकर 10th तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद बैप्टिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11th और 12th वहाँ से मैंने। तो ये जैसे 11th में जब आए तो ये बायो लेने का और प्रेशर था या समझाया गया क्योंकि पिताजी भी डॉक्टर लाइन से थे, या खुद से आ गया था कि नहीं बायो ले लेनी है? थोड़ा सा बचपन से है ना, ये नहीं कह सकता कि ना कुछ भी समझ में नहीं आता था। ठीक ठाक था मैं पढ़ाई में, तो किसी भी फील्ड में डाल दो मैं उसको कर सकता हूँ, इतना मुझे खुद के ऊपर विश्वास रहता है। तो ये था कि मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे कंबाइन हो चाहे कुछ भी हो। तो कंबाइन लिया था
तो फैसला आपका था कि लेनी है बायोलॉजी या घर वालों ने समझाया? थोड़ा सा तो मिक्स pressure था कि थोड़ा मेरा भी मन है और थोड़ा घर वालों ने समझा हाँ जी, दिया। थोड़ा सा। तो फिर लास्ट में जब 12th तक आए तब तक क्लियर हो चुका था कि हाँ अब मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। डॉक्टर लाइन में जाना है। तो 12th स्कूल में कैसे, मतलब बढ़िया थे पढ़ने में या कैसे? मैं ये कह सकता हूँ कि ना टॉप 5 या टॉप 10 में मैं रहता था। आपका रहना था, मतलब नंबर स्कोर होते थे। और बाकी चीज़ों में क्या स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे? नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह का इंटरेस्ट काफ़ी था पर नहीं किस में इतना। था? क्रिकेट क्रिकेट खेलने में कभी स्कूल में खेला था? नहीं, खेलने का मौका नहीं मिला। बस थोड़ा मन सा देखना नहीं, खेलना चाहता था पर थोड़ा सा नहीं मौका मिल पाया या फिर इतना अच्छा नहीं था शायद। तो पढ़ाकू वाले थे आप, मतलब जो नहीं, बच्चे एकदम? वो भी नहीं था। हाँ। मीडियोकर बीच में आप कह सकते तो हैं। घर पे गली में जहाँ रहते थे वहाँ कुछ खेलते थे? वहाँ पे खेलते थे। क्या खेलते थे? क्रिकेट? हाँ, क्रिकेट। मतलब गली वाले जो बच्चे खेलते हैं, कोई और दूसरा स्पोर्ट्स पसंद था? और तो कोई इतना बस क्रिकेट हाँ में जी। था। इसके अलावा मैंने बताया कि ना टेक्नोलॉजी वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था। तो मुझे याद है 7th या 8th में वहाँ पर हमारे भिवानी में कंप्यूटर सेंटर ओपन हुआ था, तो वहाँ पर एडमिशन लिया था। उसके बाद कंप्यूटर के लिए काफ़ी उसी में लगा रहता था ज़्यादातर टाइम। मतलब कंप्यूटर पे काम करने में मजा आता था, तो वहीं से लगा के टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। हाँ, तो कैसे यूटिलाइज कर रहा था, मतलब बाकी लोगों को भी लगता था कि आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं या खुद से अंदर ही मन करता था? मुझे थोड़ी फीलिंग आती थी कि ना भी इंटरेस्ट, मुझे नई नई चीज़ें जानने का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, नई चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करूं, वो इंटरेस्ट रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा वो नई चीज़ थी उस समय, बिल्कुल ही शायद 1998 या 2000 के करीब की बात है। तो उस समय बिल्कुल नई पहली बार आपने 98 में कंप्यूटर का यूज किया? शायद उस समय की बात। तो उस समय तो बड़ा वाला वो होता होगा? हाँ बिल्कुल, एकदम जो पहले वाले पीछे टब सा निकला हुआ होता था, वैसे वाले होंगे। तो कैसा था, मतलब एक्सपीरियंस पहली बार कंप्यूटर यूज अच्छा था। कोई भी नई चीज़ करो तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता था कि मतलब ये क्या बना दिया है, इसका भविष्य क्या होगा, ऐसा कुछ सवाल उस समय? नहीं, पता था थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में। अच्छा। और पापा से भी काफ़ी मतलब जानकारी मिलती थी, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह से पता लगता रहता था। पता था कि है ऐसा कुछ है। उसके बाद फिर जब देखने का मौका मिला, उसको यूज़ करने का मौका मिला, तो थोड़ा और अच्छा लगा। तो आप जैसे गांव में रहे या शहर में रहे? भिवानी एक कस्बा से थोड़ा बड़ा, वैसे तो है ना सिटी है पूरी। हाँ। आज के समय तो प्रॉपर सिटी हो ही चुकी है, पर उस समय थोड़ा कस्बा टाइप का ही था। तो जैसे अभी आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं ना? हाँ जी। तो उस समय वो जो भिवानी का कल्चर था और आज एनसीआर, तो क्या अंतर देखते हैं इन चीज़ों में, कि मतलब आज के जो बच्चे हैं वो अगर जो एनसीआर में पैदा होते हैं तो उनको वो वाला गांव वाला लाइफस्टाइल या वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, तो क्या फ़र्क महसूस होता है? वो तो साधारण सी बात है कि अगर हर चीज़ के साथ आपको कुछ चीज़ मिलेगी तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अगर आप यहाँ की सुख सुविधाओं को चाहते हैं तो थोड़ा सा गांव का आपको जो वहाँ पर बोनस मिलने वाला था या जो भी एक्स्ट्रा वहाँ से मिलने वाला था, ताज़ी हवा या फिर आस पड़ोस का माहौल, वो तो आप मिस करेंगे ही करेंगे। वो सब जब गांव छोड़ते हैं तो वो चीज़ें भी वहीं छूट जाती हैं, शहर की आबो हवा फिर मिल जाती है। तो फिर आपने 12th करी, फिर उसके बाद क्या प्लान था आगे, क्या कॉलेज में, कहाँ से कॉलेजिंग? मैंने BAMS की है नीतीश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। BAMS किया? हाँ जी। 4 साल का होता? बैचलर ऑफ आयुर्वेदा ऑफ मेडिसिन एंड सेंसिटिव। ठीक है। ये 4.5 साल का होता है। 4.5 साल? हाँ जी। और 1 साल इंटर्नशिप मिला के 5.5 साल के करीब का पड़ता है तकरीबन। तो कैसा था एक्सपीरियंस? कॉलेज में जैसा एक्सपीरियंस होता है वैसा ही। कहाँ से किया था? ये मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। मुजफ्फरपुर? तो बिहार कैसे चले गए? कैसे चले गए क्या बताएं, अब इसके पीछे भी काफ़ी आसपास से लोग मिलते गए, लिंक मिलते गए, पता नहीं कैसे वहाँ पे पहुँचे। मैं याद नहीं, कई बार समझ ही नहीं पाता हूँ मैं कैसे, मतलब कुदरत ले गई। हाँ जी। ठीक है। तो वो 4-4.5 साल इंटर्नशिप भी था, तो वहाँ पे आयुर्वेदा को समझ रहे थे या वो सिर्फ पढ़ाई के तौर पे ही पढ़ाई चल रही थी?
असल आयुर्वेद तो मेरा दरअसल कॉलेज के बाद ही जब प्रैक्टिस में उतरा, उससे पहले भी थोड़ा सा कॉलेज तो एक तरह से पढ़ाई का ही मेन है, वहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस ज़रूर मिला, कुछ चीज़ों को बारे में जानने का मौका मिला, बेस वहाँ से स्टार्ट हुआ। पर उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 2 साल के करीब बनारस रह के पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी की थी। हालांकि वो अलग बात है कि एडमिशन कहीं पर नहीं हुआ। अच्छा, तैयारी करी थी आपने? हाँ जी। तो उस दौरान मैं कहूँगा कि ना सबसे ज़्यादा मैं आयुर्वेद के टच में आया, या फिर इसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी के दौरान। तो ये आपने BAMS के लिए एग्जाम दिया था या कैसे? जो नीट वगैरह होता है वो कुछ नहीं, उस समय नहीं था नीट। अच्छा, तो उस समय कैसे एडमिशन? डायरेक्ट एडमिशन था। डायरेक्ट एडमिशन होता था। 12th आप बायो होनी चाहिए थे, डायरेक्ट था। कौन से ईयर में किया आपने? ये 2003 में एडमिशन लिया था। 3 के आसपास। तो आपने फिर 7 के आसपास आप पास आउट होके निकले होंगे? लगभग सब मिला के 2010 के करीब। वहाँ पर मुझे बाद में पता लगा कि बिहार में है ना सेशन भी लेट चलते हैं, ये मैं पहली बार सुन रहा था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कभी कि ना बिहार में सेशन लेट चलते हैं। वहाँ जाकर पता लगा कि 1.5 साल में जो हर 1.5 साल में जो पेपर होने चाहिए वो 2 या 3 साल में जाके हो रहे हैं। अच्छा, इतना लेट सेशन होता है? अब मेरे लिए खुद हैरानी वाली बात थी, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सुना ही नहीं था कि कभी ये सेशन वगैरह भी लेट होते हैं कि नहीं होते। तो आप जैसे बिहार में रह रहे थे, मुजफ्फरपुर से आप पढ़ाई कर रहे थे, तो बिहार को जानने का मौका मिला उस ड्यूरिंग? घूमने का मौका मिला? घुमक्कड़ किस्म का मैं थोड़ा कम ही हूँ। तो मैं शांत बैठ के, अकेले बैठ के थोड़ा सोचना ज़्यादा पसंद करता हूँ, थोड़ा कल्पना करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे घूमना फिरना मिलना बिल्कुल कभी टाइप के व्यक्ति हैं क्या आप? सच बात बताऊं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। अच्छा, घूमना फिरना पसंद नहीं। तो आप उस समय क्या करते थे? मतलब हॉस्टल में थे वहाँ या? उस समय कॉलेज में तो ऐसे ही टाइम निकल जाता, पता भी नहीं चलता। कुछ पढ़ाई का हो जाता है, कुछ और चीज़ें थोड़ा बहुत। कभी तो दोस्त बने? दोस्त वगैरह, हाँ दोस्त थे। कुछ हमारे यहाँ से ही, हरियाणा से ही गए हुए थे, तो वो दोस्त थे। कुछ वहाँ के भी लोकल दोस्त, बिहार से। हाँ जी, बिहार, यूपी वगैरह, काफ़ी मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट से तो जैसे बिहार को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं कि वहाँ के लोग जो हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो आप जब पढ़ रहे थे तो वहाँ बिहार के लोकल स्टूडेंट्स भी आपके साथ थे, तो आपको भी लग रहा था कि जो सुना था बिहार के बारे में? जब मैं प्रारंभ में गया तब मुझे भी वही चीज़ें मेरे भी दिमाग में इम्प्लांट की गई थी कि ऐसा होता है वैसा होता है। थोड़ा स्टार्टिंग में डर था, पर जैसे जैसे उन लोगों से मिला, और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हर आप यहाँ पर हरियाणा में या पंजाब हो, कहीं पर हो, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। ये कहना कि वो अच्छे हैं ये बुरे हैं, ये गलत है। उस टाइम शायद क्राइम भी ठीक ठाक होता होगा बिहार में क्योंकि जैसा हमने सुना है। शायद जब मैं गया था तब ये लालू जी की सरकार थी, उसके बाद फिर नीतीश जी की आई थी। था उस टाइम क्राइम वगैरह, पर हम लोगों का कभी इस तरह का कुछ मतलब ना मैंने एक्सपीरियंस, कोई विवाद कोई ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा नहीं है। नहीं, तो आप कैंपस में हॉस्टल में थे या कैसे? हॉस्टल, कैंपस की हॉस्टल में थे। तो आप बाहर कम जाया करते थे? जाते थे, पर शाम के वक्त थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ चले जाते थे, पर कोई ऐसा नहीं था कि बस। भोजपुरी सीख पाए थोड़ी बहुत? समझ लेता हूँ, बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आता, वो दोस्त बोलते होंगे इसलिए आप सीख गए। समझना सीख गए। उसके कॉलेज जाने का और अपने स्टेट से दूर कॉलेज जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि लगभग नॉर्थ इंडिया की लगभग सारी भाषाएं अब मैं समझ सकता हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाहर से ही आते होंगे इधर उधर से। तो इन चीज़ों का काफ़ी मतलब। तो फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप बनारस चले गए? बनारस चले गए 2 साल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए। हाँ जी। बनारस का क्या था, मतलब आपने कोचिंग लगाई है, खुद से प्रिपरेशन? एक सर हैं हमारे, उनको भी मतलब मैं डायरेक्टली नहीं जानता था। मेरा एक दोस्त था गोरखपुर, विशाल, डॉक्टर विशाल, उनके किसी दोस्त ने
उनके किसी सीनियर को एक वो फ्री थे, तो उन्होंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट ही की थी उस समय। शायद मैं सेकंड या थर्ड स्टूडेंट था उनका। अच्छा। तो उनके पास जाके और बस कोचिंग स्टार्ट की थी, वहीं पर वही था कोचिंग। मतलब 2-3 बच्चे ही कोचिंग, मतलब उस समय तो स्टार्टिंग उनके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग थी। आज के समय बनारस की सबसे बड़ी आयुर्वेदा की कोचिंग है वो, प्रिपरेशन की, शक्ति क्लासेस नाम से डॉक्टर शक्ति राज राय डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं। हम तो उस टाइम तो ये ट्यूशन कोचिंग का चलन शुरू हुआ होगा शायद। उस समय कुछ लोग और करवाते थे तैयारी, पर मैं तो अपने दोस्त के साथ ही गया था, तो मैं उनके पास ही गया, वो जहाँ से कर रहा था। तो पर धीरे धीरे ये फील हुआ कि नहीं, वो जिस तरह कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करवाते हैं, इतना अच्छा तो मैं कॉलेज में भी नहीं पढ़ा था। क्या फीस लेते थे वो उस समय? शायद 1000 रुपये भी नहीं लेते थे। 1000 रुपये लेते थे महीने के? महीने के मतलब बहुत ज्यादा हो जाते थे उस टाइम पे। हाँ, हमारे लिए तो उस समय तो ज्यादा थे ही। मतलब हाँ, वैसे भी डॉक्टरेट की पढ़ाई करना महंगा ही होता है। उस समय तो ज्यादा थे ही, क्योंकि उस समय कुछ लगभग 23-24 साल के करीब तक कुछ, हाँ लगभग 22-23 या 23-24 के करीब के हो गए थे। कुछ कमाना स्टार्ट किया नहीं था। घर से ही आता होगा खर्चा? हाँ। कितना महीने का खर्चा चल जाता था उस समय? ये पापा की कृपा थी कि ना कभी ना मैंने कैलकुलेट करने की। फिर भी एक रफ आइडिया कि कौन से सन में थे आप बनारस में? शायद 2009-10 के आसपास थे। तो कहीं ना कहीं 10, मतलब एक वो 2000 वाला ही सन डिकेड चल रहा था। हाँ जी। हाँ, तो उसमें लग जाता होंगे ठीक ठाक। तो महंगाई फील होने लग गई थी उस टाइम पे? हाँ, जब खत्म होता था खर्चा मांगने की बात आती थी, तब महंगाई फील होती थी। जब आ जाते थे तब नहीं होती थी फील। तो ये कैसे जुड़ाव हो रहा था आपका? पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे आप, तो वहाँ पे बनारस भी नहीं घूमे होंगे आप? बनारस तो मैं बनारस तो खूब घूमा आप, घाट वगैरह? क्योंकि मैंने बताया ना, डॉक्टर शक्ति राज राय जो हैं, वो टीचर के साथ साथ एक बड़े भाई की तरह बिल्कुल, उन्होंने, वो खुद कहते थे कि ना अब इतनी देर पढ़ाई कर ली, अब जाओ बाहर निकल के थोड़ा घूम के आओ, फिर वापस आना, ऐसे नहीं बैठना। तो उन्होंने खूब मतलब गाइडेंस दिया। कोई घटना बताओ ऐसी बनारस की जैसे कभी नहीं भूल पाए हो, कुछ बढ़िया सा? 2 साल रहे आप बनारस में? बनारस का टाइम तो बहुत अच्छा था। कोई एक तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, पर वो समय बहुत अच्छा था। गंगा किनारे जाके बैठते थे घाट वाट पे? लगभग रोजाना ही। हमारा जो रूम था वो 80 घाट के बिल्कुल नजदीक था। लगभग 80 घाट जो है, हाँ, मोहल्ला 80 करके फिल्म भी आई थी सनी देओल की, वो वही वाला घाट है? बिल्कुल वहाँ। जब हम वहाँ पर थे उसी समय इसकी शूटिंग भी हो रही थी। रवि किशन बिल्कुल वहीं पर आके। अच्छा, तब की शूटिंग हुई है? तब की हुई है ये। उसके बाद इसके ऊपर बैन वगैरह लग गया था, और शायद इस वजह से ये पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह में फंसी हुई थी। अच्छा। तो तब की शूटिंग हुई है उस समय। क्या बात है। मतलब आप उस घाट के आसपास ही, मतलब क्यों जाना जाता है ये 80 घाट? काफी बड़ा है। बनारस के जितने घाट हैं उनके मुकाबले काफी बड़ा है, काफी खुला, और शांति से बैठने के लिए काफी। और बनारस का सबसे लास्ट है, इसके बाद और घाट नहीं है, फिर दूसरी तरफ है। एक बनारस को, आप बनारस की बात कर रहे हो, बनारस का गाना भी एक, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तो मतलब बनारस की गलियों में ऐसा क्या है कि लोग वहाँ इस तरीके के गाने भी लिखते हैं? बनारस में एक बार जो रह लेता है वो तो फिर, मुझे सच बताऊं, आज तक भिवानी के अलावा किसी शहर से अगर लगा हुआ है तो बनारस ही हुआ है। मतलब बढ़िया शहर है, बहुत लोगों को जाना चाहिए घूमने। हाँ बिल्कुल। आपने भी वहाँ पे पढ़ाई करी तो अच्छा एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो आप उस समय ही जुड़ रहे थे आप आयुर्वेदा से? हाँ जी। क्या था कि जो आपको आयुर्वेदा की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था? दरअसल बचपन से ही है ना, पापा से सुनते आते थे। मेरे पापा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, और उनको भी प्रैक्टिस करते तकरीबन 35 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो बचपन से ही थोड़ी सी एलोपैथ के बारे में पॉजिटिव बातें नहीं सुनी है, और बार बार ये सुनते थे कि ना एलोपैथिक दवाइयों
को लेने से आज तो ठीक हो गए, फिर थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से दिक्कत आ गई, फिर से वही हो गया। तो मन में तो ये था ही कि भी करना ही है, एलोपैथ तो नहीं करना है। तो इसीलिए आयुर्वेद की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा था। और दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो इस वजह से थोड़ा सा बुक वगैरह घर पर मिल जाती थी, काफ़ी बुक्स थी। मेरे पापा को भी शौक है ये पढ़ाई करने का आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में, तो बुक्स काफ़ी थी, पढ़ने का मौका मिलता था, तो काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिलता था। कुछ नया था मेरे लिए, वही बात फिर से नई चीज़ों के लेके थोड़ा सा मेरा रहती है क्यूरियोसिटी कि कुछ नया देखने को मिले, नया जानने को मिले। तो इस वजह से फिर जब वहाँ और डीप में गए, इतना और अच्छे से पढ़ने लगे, और जैसे जैसे कोचिंग में और बच्चे आते गए और वहाँ पर परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी होती गई। उसके बाद पटना पीजी में मैं शायद 4th रैंक थी या 5th रैंक थी, ऐसी कुछ थी। तो हालांकि वहाँ पर भी हुआ नहीं था क्योंकि वहाँ पे 4 ही सीट थी आउटसाइड जो पटना थे, सॉरी आउटसाइड बिहार के जो रहने वाले थे रेजिडेंट्स, तो उनके लिए रिजर्व नहीं थी। तो आप कहाँ के लिए तैयारी कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन? सारे तैयारी तो बनारस के जो BHU होता है उसी के लिए करते हैं। बाकी NIA वगैरह और महाराष्ट्र काफ़ी जगह एग्ज़ाम भी दे के आए हम, सभी ग्रुप में जाते थे। तो फिर उसी दौरान थोड़ा सा इंटरेस्ट, कुछ पढ़ते जाते हैं जब उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने आप ही और जागता उन चीज़ों के बारे में। तो उस समय पढ़ रहे थे और जान रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, बैकग्राउंड सपोर्ट भी मिल रहा था, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वो आपका नहीं हुआ वहाँ पे? नहीं। फिर आपने आगे क्या किया? हाँ, थोड़ा सा फिर मैं तकरीबन 2 साल तक मैं लगा रहा। शिमला पीजी मेरा आखिरी एग्ज़ाम था। अच्छा। और उस समय लगभग मैं थक चुका था कि बस अब और नहीं होगा। और मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे, दरअसल उन थोड़ा सा प्रेशर इस वजह से आया था, घर से बिल्कुल प्रेशर नहीं था, ना पापा का ना मम्मी का, बिल्कुल प्रेशर नहीं था कि भी आप कुछ करो, अभी आप 27-28 साल के होने को आ गए, अब तक कुछ नहीं कर रहे। वैसे अक्सर हो जाता है कि मतलब लोग, अगर बच्चा बाहर रह के तैयारी कर रहा है, घर वाले खर्चा भेज रहे हैं, तो वो प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। हाँ, क्या आप कुछ कर रहे हो? कुछ मुझे आज तक ना मेरे पापा ने एक बार भी नहीं कहा कि ना क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मम्मी कभी कभार, मम्मी वगैरह की तो बात थोड़ी। शादी का भी प्रेशर बनता था? हाँ, वो भी था, पर कुछ कमाए तभी तो होगा शादी का भी। तो पापा मतलब आपके वो डॉक्टर वाली लाइन से ही थे, इसलिए कुछ नहीं कहते थे या? हाँ, शायद उनको आइडिया भी था, और वो बाकी शांत रहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं ज्यादा कोई इतनी ज्यादा चिंता नहीं करते, बिल्कुल शांत। बट खुद होती थी टेंशन कि हाँ, तो अब अपने दोस्तों को देखता था कि ना सबने काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल कर लिए थे, काफी अच्छा पैसा, कार चला रहे थे कोई तो थोड़ा सा चिंता तो होती थी कि भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तक तैयारी कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पर कोचिंग में और ऐसे बच्चे देखना मैं स्टार्ट कर दिए जो 35 या 40 साल के हो गए थे, आज तक कोचिंग ही ले रहे थे, तैयारी करते जा रहे थे। तब थोड़ा सा कई बार हिम्मत जवाब दे देती है। जैसे तो इसमें डॉक्टर बनना एक पेशेंस का काम है ना? हाँ, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि जब कई आजकल के युवा लड़के भी जब डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने जाते हैं या कोचिंग करने जाते हैं तो पेशेंस रख के काम करना होता है, और आजकल युवा पेशेंस रख नहीं पाता, जल्दी हार मान जाता है। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए कि लड़ाई लंबी है, कैसे लड़नी चाहिए? पेशेंस तो जीवन के हर क्षेत्र में ही जरूरी है। हाँ। और डॉक्टरी लाइन में हमारे मजाक में कहा जाता है कि ना, डॉक्टर जब तक आपके बाल सफ़ेद ना हो जाएं, बाल उड़ ना जाएं, तब तक आपको असल में कोई डॉक्टर मानेगा भी नहीं। आप जवानी में हॉस्पिटल करके बैठ भी जाओ, आपके पास कोई आएगा नहीं। तो ऐसा बोला जाता है, सुना है मैंने भी। तो इसलिए जनरली होता ही है कि ना भी लगभग आप 30 के करीब जाकर ही, पर जो एलोपैथ वगैरह में होते हैं वहाँ पर तो MBBS के बाद MD, फिर और उसके बाद भी और काफ़ी आगे बढ़ने में मैंने देखा कई डॉक्टर तो है ना 40 साल तक होते तब जाके सेटल होते हैं।
तो इन चीज़ों का तो पेशेंस तो जीवन के हर क्षेत्र में रखना ही होता है, पेशेंस के बिना तो कुछ काम चलता नहीं। यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी हाँ, पूरी वो उम्र भी लग जाती उनका है भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तैयारी करते करते, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप फिर आगे क्या कर रहे थे, आगे कैसे बढ़ रहे थे, वो बनारस से आप फिर आगे क्या किया आपने? उसके बाद मैंने आके कुछ हॉस्पिटल्स ज्वाइन किए, एलोपैथ। मतलब उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का सोचना छोड़ दिया? हाँ जी, आपने कहा प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने दोस्तों की तरह, सभी की तरह कि अब पैसा तो सब, मेन मोटो तो सबका, ये लास्ट मोटो तो यही रहता है कि पैसा कमाना है। तो उसके लिए फिर हॉस्पिटल ज्वाइन किए कि कुछ सीखें। एलोपैथ के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, आयुर्वेद के बारे में थोड़ी बहुत थी नॉलेज, पर एलोपैथ का तो बिल्कुल भी नहीं था। जो इंटर्नशिप वगैरह के दौरान थोड़ा बहुत सीखा, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो हॉस्पिटल ज्वाइन किए, वहाँ पर कुछ सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा कि भी करते हैं। फिर धीरे कौन से ईयर में आपने हॉस्पिटल ज्वाइन किया? ये शायद 2011 की बात, 11 के शायद। तो उसी समय हॉस्पिटल्स वगैरह ज्वाइन किए थे। तो 1-2 साल की। कहाँ, कौन से शहर में की हॉस्पिटल ज्वाइन? हिसार पड़ता है, हिसार, वहाँ। फिर भिवानी के पास में ये थोड़ा सा दूर एक हॉस्पिटल है, वहाँ। मज़ा नहीं आया फिर खुद का करने का, क्योंकि पापा का भी खुद का ही क्लिनिक है। तो फिर मैं ये सोचा कि ना, उनके साथ बैठने के बजाय मैं खुद एक बार खुद को मौका देकर देखूं, वो तो लास्ट है ही। ठीक है। तो फिर आ गए अपने खुद की छोटी सी क्लिनिक की, ठीक ठाक काम निकल जाता था, कुछ कमा लेते थे। पापा ने बोला नहीं कि अलग क्यों डाल रहा है, साथ ही बैठ? ऐसे अक्सर मतलब मेरे पापा है ना, उनको आप पंडित फैमिली से आते हैं, मगर अगर बनिया फैमिली से आते तो पापा के साथ ही बेटा दुकान पे बैठ जाता है। वो सब बातें ठीक है, पर है ना, मेरे पापा जो भी ठीक जायज बात है, तो उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं। कभी उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन मुझे नहीं मिलता है। अब मिलता है तो फिर उसके बाद मैं भी कोई मतलब क्वेश्चन नहीं उठाता कि मेरे को करना ही करना है, जिद करता हूँ। उनका फिर लास्ट होता है। तो फिर आपने अपना क्लिनिक डाल लिया? अपना भिवानी में डाला? हाँ, भिवानी से थोड़ी सी दूर गांव पड़ता है, वहाँ पे आइडिया नहीं था, बस थोड़ा सा जल्दबाजी में छोड़ के, और जॉब वगैरह हॉस्पिटल की, उसके बाद अपना क्लिनिक किया स्टार्ट। ठीक। कुछ चैलेंजेस थे स्टार्ट करने में? चैलेंजेस तो होते ही हैं, अब बिल्कुल नई जगह पे नया सेटअप करके बैठो। डर लग रहा था सफल होंगे नहीं होंगे? फिर थोड़ा सा डर था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। वही बात कि पापा का थोड़ा रहता था सपोर्ट, तो इस वजह से कोई इतना ज़्यादा था नहीं। फिर उसके बाद ठीक ठाक चल रहा था। फिर दरअसल काफ़ी चेंजेस किए मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर। फिर उसके बाद हासी करके एक शहर है, वहाँ पर एक और डॉक्टर के साथ मैंने पार्टनरशिप में छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया। इसके साथ साथ ही भिवानी वाले इसके साथ नहीं, और इसको बंद कर दिया। दरअसल 1 साल के दौरान, 1 साल के करीब मैं वहाँ पर रहा था। इस दौरान मुझे ये आइडिया लग गया था कि ना, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ग्रो हो नहीं सकता हूँ। ठीक था, पर बहुत ज़्यादा ग्रो हो नहीं सकता हूँ। क्यों लगा ऐसा? छोटा शहर था इसलिए? हाँ, थोड़ा सा। तो इस वजह से फिर मैंने प्रॉपर शहर के अंदर ही 1 साल चलाया वो लगभग 1 साल। फिर उसके बाद आपने अपने एक मित्र के साथ मिलके? हाँ जी। क्या नाम था उनका? वो डॉक्टर सुनील मलिक। हाँ जी। तो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे 2-3 साल वहाँ पर निकाले। पर ना, वहाँ से मन उबना मेरा स्टार्ट हो गया था कि भाई काम वहाँ पर भी ठीक था, ठीक ठाक पैसे आ जाते थे, पर ये एलोपैथ से मन उबना स्टार्ट हो गया था कि बस अब नहीं होता। हालांकि मैं उस दौरान बीच में भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता था अपने लेवल पे। जो पेशेंट मुझे थोड़ा पुराना अच्छे से जानते थे, उनको मैं रेकमेंड करता था कि आप इसकी जगह आयुर्वेद की ऐसे दवाई लीजिए। ठीक ठाक था, पर मेन एलोपैथ का ही। तो आप अपना जो आपने मेडिकल स्टार्ट किया वो आपने 1 साल तक चलाया,
फिर उसके बाद आपने अपने एक मित्र के साथ मिलके शुरू किया। बिल्कुल। कहाँ पे शुरू किया? हासी शहर पड़ता है भिवानी से तकरीबन 35 या 40 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पर भी तकरीबन 1.5-2 साल के करीब मैंने प्रैक्टिस की, पर एलोपैथ से मन धीरे धीरे वहाँ पर हट रहा था। उसके बाद फिर हम आयुर्वेद की तरफ ही सब छोड़ के आखिर में मैंने ये फैसला किया बस अब बहुत हो चुका कि एलोपैथ और नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद का अपना क्लिनिक खुद का स्टार्ट किया और थोड़े बहुत उस समय जेब में पैसे भी आ गए थे। तो थोड़ा हिम्मत आ गई थी कि भाई अब कम से कम 6 महीने या साल तक मैं आराम से निकाल सकता हूँ, कोई मुझे भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। पर उसी समय तकरीबन जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है नई नई चीज़ों को सीखने को लेके, नई नई चीज़ों को लेके। उसी समय मुझे YouTube के बारे में आइडिया लगा था। कौन सा ईयर हो गया था उस समय? 16 या 17 के आसपास आप आ गए? हाँ जी। तो उसी समय की बात है कि ना YouTube के बारे में जियो भी शायद तभी आया था 16-17 में। तकरीबन उसी समय की बात है। उसके बाद ही YouTube का ज़्यादा उससे पहले मैंने थोड़े डाले थे वीडियो, पर बैंडविड्थ वगैरह इतनी मिलती नहीं थी, तो अपलोड करना बस सिर में दर्द करने वाला दिक्कत हो जाता था। उस समय तो एक GB में एक वीडियो ओपन हो पाती थी। बिल्कुल। तो उसी समय किया था मैंने, लगभग उससे थोड़ा पहले या थोड़ा बाद, बस ऐसे ही था। तो वहाँ स्टार्ट किया। तो आपने ये मन बनाया कि अब वीडियो बनाई जाए? नहीं, तो बस कर दिया। मुझे नहीं पता था। YouTube चैनल बनाया। हाँ, बस वो नई चीज़ थी, क्या है क्या नहीं है। इतने लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करके देखना चाहिए, और कुछ नया करने का रहता ही है थोड़ा सा। तो इस वजह से बस कर दिया कुछ। उस समय हालांकि जिस मैंने एक दूसरे टॉपिक के साथ, ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा। तो ज्योतिष के बारे में कुछ एक मैंने स्टार्ट किया था, पर वापस फिर अपना, क्योंकि मेन यही है। आपने पहली वीडियो ज्योतिष पे डाली? हाँ जी। अभी भी आता है आपको ज्योतिष? हाँ, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट। दरअसल मैं ज्योतिष में इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैं भारतीय विद्या भवन दिल्ली वहाँ थोड़ी पढ़ाई भी की थी इस बारे में कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा अच्छे से सीख पाऊँ। पर मुझे लगा कि है ना, ज्योतिष थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है, इतना मैं समय नहीं दे पाता। तो इसलिए बस बीच में वो नई चीज़ों को लेके थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, तो बस उसी चीज़ को बुनाने के लिए गया था। तो आपने YouTube पे काम करना शुरू किया 2017 के आसपास? हाँ, लगभग। और आपने स्टार्टिंग की वीडियो ज्योतिष पे डाली? हाँ, फिर उसके बाद वापस अपने आयुर्वेद का मैंने 1-2 वीडियो डाले। मेरे हिसाब से शायद सबसे पहला वीडियो मेरा था बालों को लेके था, कि बालों से रिलेटेड समस्याओं में क्या कुछ घरेलू प्रयोग किए जाते हैं। और अच्छा लक कहिए या क्या कहिए, क्या था क्या नहीं था, या उस समय वो जानकारी उपलब्ध नहीं थी, क्या जो भी था मेरे फेवर में रहा। और मुझे इंतज़ार करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा पहले मंथ से ही क्लिनिक ऐसा चलने लग गया था कि ना, मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद फिर तो YouTube पे वो जो वीडियो डाला वो बढ़िया चल गया? वो चले, और वो प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी चल गई थी उसके बाद। हाँ, फिर करते करते 2020, ये कोविड के टाइम के, हाँ जी, उससे ठीक पहले मेरे पास पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इस साइड के थे, दिल्ली, गुड़गांव, NCR वगैरह के इस साइड के काफ़ी पेशेंट थे मेरे पास। कुछ सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से आते थे। तो एक तरह से मन तो मैंने बना लिया था कि इधर मैं क्लिनिक करूँगा, गुड़गांव या दिल्ली की तरफ मैं शिफ्ट होऊंगा। पर दिक्कत ये थी कि ना, अब अच्छे से चल रही प्रैक्टिस को छोड़ने का मन किसी का नहीं करता। उसी समय मैं रेंट पर था क्लिनिक मेरा, तो जिन्होंने रेंट पर दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर
स्कूल ओपन करेंगे तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ना किस्मत शायद मौका दे रही है कि कहीं बाहर जाने का एक बार ट्राई करके देखने का। पर उसी समय ये लॉकडाउन लग गया था। मैंने गुड़गांव क्लिनिक लिया भी, उसकी जो पेमेंट वगैरह होती है वो भी की। उसके बाद लॉकडाउन। कौन से ईयर में आप गुड़गांव शिफ्ट हुए? वही 2020 के करीब मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया था, कोविड के पहले। हाँ जी। तो वो 17 से 20 के बीच में यूट्यूब पे आगे बढ़ रहे थे आप? हाँ। तो कोविड से पहले आप यूट्यूब पे सही बना चुके थे अपना बेस, उसके बाद किसी और सोशल मीडिया पे भी आप आ चुके थे? ट्राई किया था, पर ना जो सक्सेस यूट्यूब पे मिली थी वो कहीं पर नहीं मिली। और दूसरा यूट्यूब के ऊपर है ना आपको मोनेटाइजेशन भी मिलता है, बिल्कुल, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। जब पैसे आते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर काम करने का मन भी करता है। फेसबुक पर मैंने डाले थे वीडियो, पर वहाँ ज़्यादा कुछ सक्सेस मिली नहीं। इंस्टाग्राम का मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, अब जाके थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया। इंस्टाग्राम में यूज ही नहीं करता था। 2023 के स्टार्टिंग में बिल्कुल मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे डालता ही नहीं था वीडियो। तो वहाँ पर इतना तकरीबन 2000 या 1000 ऐसे कुछ फॉलोवर थे मेरे इंस्टा और फेसबुक पे। बस वो अकाउंट मैंने बना के रखे हुए थे, पर वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव था नहीं। तो आप यूट्यूब पे मेनली काम कर रहे थे? हाँ, यूट्यूब। और उससे ही आपको क्लाइंट्स भी मिल रहे थे? हाँ, वहाँ से मिलते थे कुछ। मेरे माउथ टू माउथ जो एक पेशेंट मुझसे ले गया, तो इस तरह भी थे काफ़ी। तो आप गुड़गांव आ गए थे और आपने गुड़गांव उस समय नहीं आया था। ये लॉकडाउन लगने के बाद उसी टाइम लॉकडाउन लगा था, वो प्लान बीच में अधर में रुक गया। उसके बाद तकरीबन 2021 में जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद फिर मैं दोबारा एक्टिव हुआ था। तो ये 1 साल मैं घर पर ही रहा था। क्या कर रहे थे 2020 में और कैसे देख रहे थे कोविड को? क्योंकि आप एक डॉक्टर भी थे और आयुर्वेदा को भी समझ रहे थे, तो उस समय हाँ जी, उस समय ऑनलाइन कंसल्टेशन का थोड़ा नया रिवाज स्टार्ट हुआ था। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन काफ़ी अच्छे स्टार्ट हो गई थी। तो काम उस समय भी चल रहा था, ऐसा नहीं था कि ना बैठ के मैं डिप्रेस हो गया या ऐसा कुछ, पर काम चल रहा था। दिक्कत आई थी 2020 के सितंबर या अगस्त में। उस समय मेरा जो YouTube चैनल है वो हैक हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो अब कितने फॉलोअर, वो सब्सक्राइबर हो चुके थे तब तक? शायद 2 या 3 लाख ऐसा कुछ था। हाँ, तो उस समय वो हैक हो गया। उससे पहले मेरा YouTube चैनल बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, और हैक होने के बाद उन्होंने कोई एलोन मस्क का और वो क्रिप्टो वगैरह का वीडियो डाला, उसकी वजह से एक कम्युनिटी स्ट्राइक भी मिली मुझे। अच्छा। और जब 1 महीने बाद वो रिकवर हुआ, ये 1 महीना मेरे लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग था, डिस्टर्बिंग था। पर इस 1 महीने ने ही मुझे, मैं ये सच बताऊं तो इस 1 महीने ने ही मुझे बहुत हद तक चेंज भी कर दिया। मैं चीज़ों को लेके थोड़ा मेरा देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया काफ़ी बदल गया। कैसे रिकवर कर पाए हैं? ये इस समय मेरे को बहुत टाइम मिला। 1-2 चैनल और मैंने स्टार्ट किया, हाथ पैर मारे कि ना ट्राई करता हूँ और कुछ करके। और साथ ही साथ है ना, इस समय मैंने काफ़ी बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ी। और एक बुक आपने पढ़ी होगी, उस बुक ने सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जितनी बार मैंने उसको पढ़ा, समझा, मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, ज्योतिष को लेकर नज़रिया बहुत बदला कि क्या है, किस तरह क्या चीज़ काम करती है। साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, लोगों के दिमाग को जानने का, थोड़ा सा समझने का, ये चीज़ें थोड़ी सी मेरी इंटरेस्ट में आई। उसके बाद
और फिर उसके बाद जब चैनल रिकवर हुआ, ग्रोथ उतनी नहीं थी। अपने आप हुआ है क्या, कैसे नहीं, recover? वो मैं थोड़ी, क्योंकि ये सोशल मीडिया के टाइम में आज बहुत लोगों के साथ ये चीज होती है कि उनके हैंडल्स और चैनल्स जो जी, दरअसल मैं एक चैनल और मैनेज करता था, उनके लिए मैं प्रमोशनल पार्ट वगैरह उस चैनल का प्रमोशन वगैरह मैं हैंडल करता था। तो उस प्रमोशन के सिलसिले में ही एक मेल आई थी, उसमें एक अटैचमेंट थी और वो क्लिक होते ही फिर नेक्स्ट डे तो अब उसने टारगेट तो दूसरे चैनल को बनाया था जिनका मैं हैंडल करता था, पर उसी लैपटॉप में मेरा चैनल भी था। अच्छा। तो इसलिए दिक्कत मुझे आई। तो YouTube को मेल वगैरह किया, तो रिकवरी तो हो गई थी, पर जो 1 महीने का गैप था, इस दौरान जो ग्रोथ हो रही थी वो सब चीज़ें रुक गई। आप अंदर से मतलब क्या लग रहा था कि जो इतनी मेहनत करी है 2-3 साल, वो सब चली गई अचानक से, तो उस मोमेंट पे क्या था, क्या फील कर रहे थे? क्योंकि ये बड़ी समस्या है, आज सोशल मीडिया पे लोग ग्रो करते हैं और फिर अचानक अकाउंट हैक हो जाता है और सारी मेहनत ऐसा लगता है कि 1 सेकंड में चली गई है। तो उस समय लोगों को कैसे क्या करना चाहिए? दोबारा मेहनत कीजिए। दोबारा में मुझे सच बताऊं, 5-10 मिनट थोड़ा बुरा लगा था, थोड़ा दुखी हुआ था। फिर उसके बाद मैं बैकअप प्लान सोचने लग गया था कि अब क्या कर सकता हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा दिमाग में था कि अब ये किया जा सकता, वो किया जा सकता है। तो थोड़ा सा एक बार बुरा लगा था, पर फिर मैं, अब कुछ हो तो नहीं सकता, पछतावा करने का या अफसोस मनाने का क्या फ़ायदा, अपने काम पे लगो, दूसरी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। एक दूसरा चैनल ग्रो किया, तो बस ठीक है। इतने में फिर ये वापस आ गया, ये भी वापस आ गया और वो चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो गया था। एक मैंने डॉक्टर रोबिन शर्मा एक्स्ट्रा करके और इस तरह 2-3 चैनल और स्टार्ट कर दिए, तो बना लिए ताकि सेफ बैकअप रहे या सेफ्टी रहे आपको कहीं ना कहीं। तो फिर वापस आया चैनल, तो उसके बाद लगे रहे, तो बहुत ही स्लो ग्रोथ जो स्लो हो गई थी, उसने बिल्कुल मोटिवेशन ख़त्म कर दिया था कि भी वीडियो ज़्यादा डालूं या और कुछ करूं। फिर 2021 में गुड़गांव में यहाँ पर मैंने क्लिनिक कर दिया ओपन। रिस्पॉन्स यहाँ भी ऊपर वाले की दया से अच्छा रहा, सब अच्छा चला। 2022 भी इसी तरह निकला। 2022 में मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया था। और फिर 2022 के नवंबर या दिसंबर की बात है, उस समय ये शॉर्ट्स वगैरह तो काफ़ी टिकटॉक के टाइम पे, हाँ ये सही, काफ़ी शॉर्ट्स वगैरह के काफ़ी ऑफर, मतलब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप 20 में टिकटॉक भी बनाते थे, मतलब आप टिकटॉक पे डालते थे? हाँ, टिकटॉक पे मैं दरअसल मेरे पास उस समय जब 2020 में ये अकाउंट वगैरह हैक हुआ था, उस समय मैंने थोड़ा सा अपने आप को और कई चैनलों के साथ थोड़ा एक्सपेंड किया। मैं बहुत सी एजेंसी से काम ले लेता था और बहुत से लोगों से करवा के और उनको फिर वो सप्लाई करता था। तो टिकटॉक ने भी मुझे अप्रोच किया था उस समय, हालांकि मैंने उनका काम रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग रही थी और इतना अच्छा इंसेंटिव वगैरह नहीं दे रहे थे। मुझे नहीं लगता था कि ना ये 15 सेकंड में कुछ मैं खुद को एक्सप्रेस कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 15 सेकंड में क्या मैं बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्योंकि पर देखा उसी मोमेंट पे शायद शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट की प्रिपरेशन हो रही थी, शुरू हो रहा था, लोगों को पसंद आना शुरू हो रहा था। हाँ जी। तो वहां पे आप प्रिपेयर कर रहे थे। उससे दरअसल मेरे पास है ना, शायद ये टिकटॉक से ही इनका यहीं पर 2019 के करीब आया था उस ऑफ़र इनकी तरफ से। तो वो म्यूज़िक ही सिंक करके देना था, एक क्लिप उठानी है, उसके साथ है ना एक ठीक सा म्यूज़िक लगता हो, वो सिंक करके उनको वीडियो क्लिप प्रोवाइड करवानी थी, वो खुद से डालते। ये था एक ऑफ़र उनका। तो उनकी तरफ से थोड़ा इंसेंटिव कम था, थोड़ा सा जो मुझे लग रहा था कि मेहनत ज़्यादा है और पैसे कम मिल रहे हैं, तो इस वजह से इस दौरान 2018-19 मैंने एक यूसी वेब करके एक और प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी डाला था।
वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक तो आपने टिकटॉक पे अपना अकाउंट क्रिएट करके शॉर्ट वीडियोस बनाने की प्रैक्टिस की है आपने? कोशिश की थी, पर 15 मैं सेकंड दरअसल आदत लंबे कंटेंट की थी, तो कुछ हो नहीं पाता था। बस खुद को मैं क्या तो इतनी देर में बोलूं, किस तरह बोलूं, मुझे कोई आइडिया था नहीं। दरअसल शॉर्ट्स वीडियो का अब 2022 के लास्ट में, नवंबर या दिसंबर में मेरी वाइफ ने कहा कि सारे डाल रहे, एक बार आप भी ट्राई करके देख लो। तो उस समय मैंने ट्राई किया और मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक इन पर भी साथ में ही डालना स्टार्ट कर दिया कि भी चलो एक ही बनाना है वीडियो और तीनों जगह डाल देंगे। और बाय चांस इंस्टाग्राम पे वो क्लिक कर गया उस समय। और इतने सालों में ये भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ना भी क्या चीज़ क्लिक कर रही है, क्या मैं चेंज करूं, क्या ना चेंज करूं। तो मुझे अपने मतलब जो मैं जिस तरह बातों को रखता था, जिन चीज़ों को मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट मानता था कि भी ऐसा करने पर अच्छा होगा, पर असल में जनता और कुछ चाहती है। तो धीरे धीरे उनके हिसाब से फिर कंटेंट को बनाना स्टार्ट किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें अगर कंटेंट क्रिएटर है तो अपने अकॉर्डिंग नहीं, ऑडियंस के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि उसको क्या अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें तो वो क्या देखना चाहते हैं, आप उनको वो दिखाइए। आप क्या उनको दिखाना चाहते हैं, वो ये देखने के लिए थोड़ी आए हैं, है ना। कंटेंट क्रिएटर के लिए टिप्स दे दिया आपने। नहीं, वो तो अब इतने सालों से किसी भी काम में लगे रहे तो फिर वो अपने आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो ही जाता है। धीरे धीरे किस तरह अटेंशन स्पैम को, क्योंकि आजकल किसी का अटेंशन स्पैम तो बिल्कुल बचा हुआ ही है ही नहीं। कोई 8-10 सेकंड से ज़्यादा अटेंशन दे नहीं पाता। लोगों को चाहिए हर 2 सेकंड में कुछ ना कुछ चेंज होता रहे। तो उसी हिसाब से फिर थोड़ा तैयार करना स्टार्ट किया। तो 22 में आप शॉर्ट वीडियोस पे उतरे? 22 के लास्ट में, दिसंबर के भी लास्ट में, हाँ। लगभग 20 या 22 दिसंबर के करीब। उस समय मेरे इंस्टाग्राम पे 1600 फॉलोअर थे और फेसबुक पे 2300 के करीब 2300 थे। हाँ जी। उसके बाद इंस्टाग्राम पे सडनली ग्रो हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा, 15 दिनों में 1,50,000 के करीब पहुंच गया। उस समय फेसबुक पे मैं डाल रहा था वीडियो, पर फेसबुक पे उतने के उतने ही थे। पर वहाँ पर फिर फेसबुक में भी एकदम से बहुत ज़्यादा बूम आया और फेसबुक पे इतना आया कि इंस्टाग्राम को भी वो करके और अब दोनों लगभग वहीं पर है, दोनों बराबर है। 534 के करीब फेसबुक, अभी 5.5 लाख के आसपास आपके इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह, और 5.5 लाख फेसबुक पे। और यूट्यूब पे क्या बेस है अभी आप? यूट्यूब पे 6.5 के करीब, 6.5 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 15-20 लाख की ऑडियंस है आपके पास, अगर सारे प्लेटफॉर्म्स मिलाएं, है ना। तो आप काम कर रहे हैं शायद इसलिए। तो इस ड्यूरिंग सोशल मीडिया को भी आप एक नए एक्सपेरिमेंट की तौर पे समझ रहे थे कि अगर ग्रो करना है, मुझे अपना क्लिनिक भी देखना है, तो ये एक नया क्लिनिक है, एक डिजिटल क्लिनिक है। बिल्कुल। वहां से एज अ क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा था? नहीं, अच्छा है। आज के समय में अगर आप ये सोचे कि मैं केवल यहीं पर बैठ के अपने आप को ग्रो कर लूँगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। आपको ऑनलाइन आना ही आना पड़ेगा। आप ये सोचे कि बिना ऑनलाइन आए आप ग्रो कर जाएंगे, आज नहीं तो कल आपको फोर्सफुली ऑनलाइन आना ही पड़ेगा अगर आपको सस्टेन रहना है तो। वरना आंधी तूफान में सबसे पहले खड़े पेड़ ही उखड़ते हैं। तो वो जिद छोड़नी होगी लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी एज कितनी होगी अभी? मेरी 36। आप अगर इस उम्र में हैं, आजकल के 17-18 साल के लड़के भी शॉर्ट कंटेंट बना रहे हैं, और आप अगर इस एज में एक वेल स्टेब्लिश हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो आज की जनरेशन और आपके एज के जो लोग हैं उनको भी ये बात समझनी होगी कि हमें आगे बढ़ना है, तो ऑनलाइन अपने आप को, अगर आपको बिजनेस करना है तो ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा। इस फॉर्म में नहीं तो किसी न किसी फॉर्म में आपको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। वरना आप ऑनलाइन सस्टेन मतलब अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर नहीं पाएंगे। आपने वो अपनी वाइफ की वजह से शॉर्ट डालने शुरू करे? हाँ, तो आइडिया बोला उन्हें कि आप इतने आगे बढ़ गए, उनकी वजह से वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने आपको ग्रोथ दी है?
दरअसल मैं उसको काफ़ी दिनों से कह रहा था कि ना तू भी एक बार ट्राई करके देख कुछ और चीज़ें वो अपना ट्राई कर रही थी, इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं। फिर वो कहने लगी कि ना आप मुझे कहते रहते हो, खुद भी ट्राई करके देखो। तब मैंने शॉर्ट स्टार्ट किया था और शॉर्ट्स में ठीक मिली सक्सेस। यहाँ फिर साबित हो जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना कहीं उनके सजेशन की वजह से आप शॉर्ट्स में उतरे और आपने अच्छा किया। अभी वो भी शॉर्ट कंटेंट बनाती हैं? नहीं, वो भी आयुर्वेदा लाइन से हैं? नहीं, वो MSc है। अच्छा, हाँ जी। कब हुई आपकी शादी? 2015 में। अभी कुछ ही साल हुए, है ना? ठीक है, तो अभी यहाँ पहुँच के कैसा लगता है? मतलब आसपास के लोगों को देखते होंगे, दोस्तों को देखते होंगे, तो एक सोशल मीडिया के मामले में आज स्टार हैं आप, तो कैसा लगता है? मैं खुद को स्टार नहीं मानता। नहीं, जनता तो मानती है। हो सकता है। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है जब बहुत से लोगों के, मेरे जान पहचान वालों के फ़ोन आते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा और अच्छा लग रहा था, अच्छा बोल रहे थे। मैं जनरली अपने मतलब लोकल लैंग्वेज में ही बात करता हूँ अपने आसपास वालों के साथ। हिंदी में कभी बात नहीं करता। तो उनको लोकल लैंग्वेज हरियाणवी। तो उनको ये देख के बहुत हैरानी होती थी कि भी मैं हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेता हूँ, कैसे नहीं बोल, वो मतलब मैम ने तो कभी देखा ही नहीं तुझे हिंदी बोलते हुए और कैसे क्या। तो बनारस में जो रहा था उस दौरान कुछ एक मेरे मित्र ऐसे मिले थे जो प्योर हिंदी का यूज़ करते, तो उनको देखना, उनको सुनना बहुत आनंददायी होता था। तो वहाँ से थोड़ा सा शब्दों को ग्रहण किया, कुछ अपने अंदर उनको ग्रहण करने की कोशिश की और उन्हीं। तो इससे जब आप कंटेंट बनाने का प्लान कर रहे थे तो ये नहीं आया था कि हरियाणवी में कंटेंट बनाया जाए या हिंदी में बनाया जाए? कैसे डिसाइड किया था? आसान ये रहता है कि जिस भाषा में लिखा हुआ है उसी भाषा में अगर बोला जाए तो वो ज़्यादा आसान रहता है। अब जो कुछ बुक्स वगैरह है जहाँ से पढ़ाई की है वो सब हिंदी में है, तो ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि ना भी। और लोकल लैंग्वेज में आपको है ना इतनी इम्पोर्टेंस, हरियाणवी लैंग्वेज को आप बहुत ज़्यादा है ना इन चीज़ों को लेके इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। ऐसे मन में नहीं आता था कभी कि हरियाणवी गानों पे पूरी भारत की जनता नाचती है? गाने अलग चीज है पर ना कंटेंट को नहीं कंज्यूम करेगी। कंटेंट फिल्म वगैरह या इस तरह जो मनोरंजन के उद्देश्य से है वो एक अलग चीज है। पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ना आप जब तक अच्छे से बात नहीं करते हो, इस तरह जब तक आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हो, तो जब तक अच्छे से बात नहीं करते उन तक अपनी बात अच्छे से नहीं पहुंचा पाते। अगर मैं हरियाणवी में केवल बात करता तो केवल हरियाणा को ही सर्व कर पाता। अब मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं जो हिंदी को जानते हैं। हिंदी की वो टारगेट ऑडियंस भी ज़्यादा बड़ी है जी। तो और हिंदी मुझे इस तरह बात करना, मतलब प्योर हिंदी में बात करना थोड़ा अच्छा भी लगता था, थोड़ा सा मतलब खुद को भी ग्रो करने का एक वो मौका देता था। तो इस वजह से हरियाणवी का दिमाग में ही नहीं आया कभी कि ना इसमें भी ट्राई किया जाए। पिताजी हैं आपके अभी? हाँ, उनको लगता है, अच्छा लगता है कि अब आप आगे बढ़े? जब उनके जानने वाले उनके पास जब पेशेंट आते हैं जो मुझे भी मतलब बचपन से मुझे देखते आए और फिर वहाँ पर जब वो पापा के पास जाते हैं तब कहते हैं कि ना हमने देखी, उसकी वीडियो देखी ऐसे ऐसे, तब खुशी होती है। बिल्कुल होती ही होगी। वो आके बताते होंगे कि आज जो बताया? बात नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते, कम ही आपकी तरह बात करते हैं। जैसे आजकल नॉर्मल कुछ मिथ हैं मार्केट में आयुर्वेदा को लेके और कुछ जनरल ट्रीटमेंट्स हैं, जनरल जो हैं बहुत आम भाषा में, उन पे थोड़ा बात करते हैं। तो जैसे मेरा पहला है कि एक अक्सर हर घर में कोई ना कोई बोलता है कि बादाम खाओ दिमाग तेज हो जाएगा, ऐसा होता है? दरअसल बादाम काफ़ी हेल्दी ड्राई फ्रूट है और बादाम को खाने से मानसिक शांति मिलती है, पर उसको हमेशा भिगोकर खाना चाहिए। फ़ायदेमंद होता है निश्चित तौर पर। काफ़ी
इसमें विटामिन मिनरल वगैरह ऐसे चीज़ें मिलती हैं जिसकी जनरली हमारे शरीर में कमी हो जाती है हमारे जो लोकल फूड हैं उनके चलते, क्योंकि आजकल जो खान पान है उसके चलते कुछ चीज़ों की कमी आपके शरीर में रहती है, आपको पता नहीं रहता है, तो इसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते। फोग जैसी सिचुएशन, कंसंट्रेशन आपका प्रभावित होता है। जो मल्टीविटामिन वगैरह के काम होते हैं ना, कुछ कुछ वही काम ये नेचुरल एक मल्टीविटामिन के तौर पे आप कह सकते हैं। कोई भी जो ड्राई फ्रूट है वो नेचुरल मल्टीविटामिन के तौर पे स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो थोड़ा सा दिमाग के लिए हेल्दी होता है। इसके एसेंशियल अमीनो एसिड वगैरह माइंड को नरिश करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा अच्छा रहता है। तो सिर्फ बादाम खाना ठीक है? अगर कोई मुझे कहे कि दिमाग के लिए कुछ बताइए तो मैं कहूँगा बादाम, सौंफ और मिश्री। हालांकि जो डायबिटिक पेशेंट है वो मिश्री वगैरह ना ले, पर बादाम, सौंफ, मिश्री इन तीनों को साथ में, या फिर आप बादाम और सौंफ को रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह बादाम का छिलका उतार के और फिर बादाम सौंफ के साथ थोड़ी सी मिश्री मिला के उसको दूध के साथ खाइए। वो सबसे बेस्ट रहता है आँखों के लिए भी और दिमाग के लिए भी, और साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा सा कूल डाउन करेगा, आराम देगा। आजकल जैसे बहुत जनरली हम देखते हैं, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे लेडीज हों, चाहे जेंट्स हों, बीपी की परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगी है। हाँ, आराम से जैसे थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई, ऐसा क्यों होने लगा? मतलब बीपी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा जनरली क्यों होने लगी लोगों? ये लाइफस्टाइल डिजीज है। शुगर, बीपी, ये थायराइड वगैरह आप पहले कभी सुनते ही नहीं थे। शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह ये लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान के चलते होने वाली। आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे, सारे दिन स्ट्रेस में पड़े रहेंगे, आपका खान पान अच्छे से नहीं होगा, तो ये बीमारियां होनी ही होनी है, आप कोई रोक नहीं सकता इनको। आम जिंदगी में बीपी लो को कैसे रोक सकते हैं? इसका सबसे अच्छा है मुनक्का जो होती है वो आप डेली सुबह कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, काफी फायदेमंद रहती है। सिर्फ मुनक्का नॉर्मल, पर वो पानी में भिगो के लेनी है, भिगो के, हाँ, सुबह खानी, सुबह दूध के साथ लीजिए, बहुत फायदेमंद डेली। हाँ, तो आपको बीपी लो से काफी, बीपी लो में काफी। और बीपी अगर हाई हो जाता है, बीपी हाई में आपको अर्जुन की छाल, उसका काढ़ा बना के आप रेगुलर लीजिए, काफी फायदेमंद रहता है। अर्जुन की छाल हो गया, लहसुन हो गया, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेंगे, बीपी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो अच्छा, जैसे मेरी कल किसी से बात हो रही थी तो आयुर्वेदा से रिलेटेड ही, तो बात होते होते कन्वर्सेशन यहाँ पहुंचा कि मैंने कहा मैं आपसे जरूर बात करूंगा इस मुद्दे पे कि आज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना या आयुर्वेदिक विधि को फॉलो करना और एक लाइफस्टाइल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या जब तक आप अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे तब तक आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है? देखिए, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच। मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहला इसका प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन है जो आतुर है, जो बीमार है, जो रोगी है, उसको स्वास्थ्य लाभ देना, ये दूसरा है। तो पहला लाइफस्टाइल ही है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो अधिकतर समस्याएं आपको होंगी ही नहीं, तो इलाज किस चीज का लेने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदा ही अपने आप में एक लाइफस्टाइल है? आयुर्वेदा दरअसल आपको जीने का तरीका बताता है कि किस तरह आप अपना लाइफस्टाइल रखेंगे, क्या कुछ अपने खान पान में आपको रखना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम में किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और आपका सोने का, उठने का, बैठने का तरीका, ये सब चीज़ें आपको आयुर्वेद सिखाता है। तो ट्रीटमेंट है या लाइफस्टाइल है? मेरा सवाल वही है कि आयुर्वेदा को हम एज अ ट्रीटमेंट लें कि कोई चीज खराब होने के बाद वो सही करता है? दोनों है। मैंने आपको बताया प्रयोजन ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो ठीक है, जो स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आपके लाइफस्टाइल वाली बात आ गई। आतुरस्य विकार प्रशमनच, जो रोगी है उसके रोग को दूर करना, ये ट्रीटमेंट वाली बात आ गई। तो दोनों चीजें हैं आयुर्वेद में। तो जैसे कि आज कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना रहे हैं और जब हम बीमार हो जाएं तो हम ट्रीटमेंट में जाएं आयुर्वेदा की तरफ, तो ये दो अपोजिट चीजें नहीं हो जाती?
हर कोई अपनी सुख सुविधा की तरफ तो थोड़ा सा झुकाव होगा ही। ये एक ह्यूमन नेचर है, हम कंफर्ट की तरफ भागते हैं। ये एक बड़ी ही सामान्य साइकोलॉजिकल थ्योरी है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आना ही आना है, आप उसको ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं पाएंगे। पर आप आयुर्वेद आपको ये बता सकता है कि आप उनमें से किन चीज़ों को ग्रहण करें, क्या आपके लिए उनमें से क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे दूध और नमक का साथ में प्रयोग बहुत से वेस्टर्न डिशेज में होता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं अपने लाइफस्टाइल में लेकर आनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों से आपको भयंकर बीमारियां होने की संभावना है इन फ्यूचर। तो मतलब हमें लाइफस्टाइल वेस्टर्न ना रख के आयुर्वेदिक ही रखें और ट्रीटमेंट भी वही रखें तो ज़्यादा बेनिफिट। हर चीज़ का बैलेंस अगर बना के रखें, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर चीज़ का अगर बैलेंस बना कर रखें, अगर आपको कहीं से सुख सुविधा मिल रही है तो उसको भी एक उचित तरीके से आप प्रयोग करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है कि जैसे आजकल छोटे से बच्चे को भी देखें, बड़े देखें, कोई भी किसी उम्र का व्यक्ति हो, चश्मा लगने की बीमारी जल्दी शुरू हो गई है। और आजकल इंसान इसको बीमारी तो समझता नहीं है। किसी बच्चे से पूछो चश्मा क्यों लग गया, तो उसके पिताजी कह देते हैं कि ज्यादा पढ़ता है और पढ़ाई के कारण इसका चश्मा लग गया है। पढ़ाकू बच्चा समझा जाता है अगर चश्मा लग गया है। तो ये क्या कारण है जिस वजह से जल्दी चश्मा लगने का ट्रेंड शुरू हो रहा है? दरअसल 2-3 चीजें हैं। एक तो ओवर स्ट्रेस, स्ट्रेस आपकी आंखों का भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, क्योंकि खाना चिप्स बिस्किट वगैरह ये खाना हो गया बच्चों का, मीठा, सारे दिन मीठा खाते रहते हैं, और साथ में सारे दिन टीवी मोबाइल वगैरह ये चीज़ें देखते रहते हैं। तो इस वजह से जब स्ट्रेस भी पड़ रहा है, आपको प्रॉपर डोज भी नहीं मिल रही, खुराक भी नहीं मिल रही, तो अपने आप वो चीज़ आपका साथ ज़्यादा लंबे समय तक दे ही नहीं पाएगी, कमजोरी तो आनी है ही। है कुछ रास्ता चश्मा हट सके? ये अभी मैंने बताया आपको, बादाम, सौंफ और मिश्री, इनको अगर मान लीजिए बच्चों को खिलाना है, डायबिटिक पेशेंटों को केवल ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। बादाम, सौंफ और मिश्री, इन तीनों को है ना आप बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, और एक एक छोटी चम्मच दिन में 3 बार 4 बार या 2 बार, स्टार्ट करने के लिए 2 बार काफ़ी है, दूध के साथ रेगुलर यूज करवाइए। आंखों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, दिमाग के लिए फायदेमंद रहता है, और साथ ही साथ पेट के लिए भी फायदेमंद रहता है। ये थायराइड और डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का कुछ आम जिंदगी का इलाज? देखिए, अगर बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो थायराइड को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, शुगर को बिल्कुल, डायबिटीज़ को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि अगर ये स्टार्टिंग स्टेज में है, बिल्कुल अभी बिल्कुल प्रारंभ ही हुआ है, तो संभव है कि वहाँ से आप वापस लौट आए, वहाँ से वाप संभव है रिकवरी। पर अगर स्थिति बहुत अधिक हाथ से निकल चुकी है और फिर आप ये कल्पना करें कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, तो वो उसको एक नियंत्रण में लेके आ पाना संभव है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा अपने पेशेंट के ऊपर, कि वहाँ से जब मान लीजिए स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हो, तो वहाँ से कंट्रोल जरूर लेकर आया जा सकता है। पर ये कहा जाए कि दवाइयाँ बंद करने के बाद आपको दोबारा से शुगर होगी नहीं, ये गलत है थोड़ा सा। लोगों को कुछ बेचने, बहुत से लोग मिस सेलिंग भी करते हैं, क्योंकि आप जब तक बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे तब तक कोई आपको सुनेगा नहीं। तो ये थोड़ी सी हमारी, अगर हमें पता लग जाए पहली स्टेज में थायराइड या डायबिटीज है, क्या है इलाज है उसका? उसके अंदर कुछ एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही प्रयोग करनी पड़ेंगी। घरेलू नुस्खे बहुत हद तक कामयाब वहाँ पर नहीं रहते हैं। हालांकि अगर करना हो तो मेथी दाना दोनों चीज़ों में फ़ायदेमंद रहेगा। मेथी दाना अंकुरित करके रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए सुबह के समय, शुगर को भी कंट्रोल करता है। दालचीनी हुआ, ये भी शुगर के लिए, डायबिटिक पेशेंटों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और थायराइड वगैरह में साबुत धनिया काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसको पानी के अंदर रात भर भिगो के और सुबह उसका पानी पीने से थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म
लाभ मिलता है। हालांकि दवाइयाँ ही यहाँ पर आपको किसी डॉक्टर के गाइडेंस में आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दिखाती है, जल्दी रिजल्ट दिखाती है। आगे के सवालों पे आने से पहले मैं एक अपनी जनता को एक डिफरेंस समझवाना चाहता हूँ आपसे। वो ये है कि एलोपैथी और होम्योपैथिक और ये आयुर्वेदा, ये तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग हैं, तो ये क्या हैं, इनको आसान भाषा में कोई कैसे समझ सकता है? क्योंकि लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट क्या है क्या नहीं है। आप थोड़ा आसान भाषा में इनको समझा पाए क्या क्या है? कंफ्यूजन तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कंफ्यूजन है। होम्योपैथ दरअसल, पहले होम्योपैथ की बात कर लेते हैं। होम्योपैथ दरअसल जर्मनी से स्टार्ट हुई थी, और आयुर्वेद का एक जो भस्मों का सिद्धांत है, कुछ कुछ वैसा ही सिद्धांत होम्योपैथ का भी रहता है। अच्छा। आयुर्वेद में जैसे भस्मों को इसलिए अधिक शीघ्र परिणाम देने वाला माना जाता है क्योंकि वहां पर अणु को भी और ज्यादा अणु लेवल तक, ये माना जाता है कि अणु लेवल तक भस्मों में कोई भी जो धातु वगैरह प्रयोग होती है उनको तोड़ दिया जाता है, जिससे वो काफी तेजी के साथ प्रभाव दिखा पाती है। जबकि होम्योपैथ में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, वहां पर भी नैनो पार्टिकल्स वाली जो बात आती है, और होम्योपैथ में भी ऐसा ही रहता है। उनका बेस जनरली अल्कोहल रहता है या फिर बकरी का दूध रहता है, जो बेस रहता है वो जनरली ये रहता है। तो होम्योपैथ को अगर हम ये कहें कि अगर कुछ कुछ वैसे ही सिद्धांत पे काम करता है, आयुर्वेदा जैसे भस्मों वाले सिद्धांत पे, पर होम्योपैथ लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करता है होम्योपैथिक दवाइयों में, क्योंकि मेरे पापा होम्योपैथिक डॉक्टर है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा होम्योपैथिक दवाइयों का है आइडिया। और जबकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ को भी देखा जाता है, दोषों को भी देखा जाता है, और काल को भी, स्थिति को भी, मौसम वगैरह को भी, और बहुत सारी चीजों को देखकर फिर सही निर्धारण किया जाता है कि किस रोगी में क्या दवा ज्यादा लाभदायक रहेगी। एलोपैथ के बारे में सभी जानते ही हैं। जो हम जर्नल जिंदगी में जो दवाइयां लेते हैं वो एलोपैथी से रिलेटेड होती है, वो है। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल युवाओं में अब बहुत नॉर्मल समस्या है कि उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। कारण क्या है, और फिर कैसे घरेलू रह के ही लंबा हो चाहे छोटा हो कैसे सही कर सकते हैं? कारण प्रमुख तौर पर इसे पलित रोग कहा जाता है। आम भाषा में आप बिहार वगैरह की तरफ जाओगे तब वहाँ ये नहीं कहते कि ना बाल सफेद हो गए, बाल पक गए, ये कहा जाता है। और कुछ भी जलाने का, पकाने का काम होता है वो अग्नि का होता है। तो ये माना जाता है कि पित्त दोष की प्रकोपित होने के चलते या उसके असंतुलन के चलते, जो आयुर्वेद के वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं प्रमुख तौर पे, तो उसमें पित्त दोष के असंतुलन के चलते ये होती है। और प्रमुख कारण इसका जो माना गया है वो है क्रोध, शोक, संताप या किसी भी मनोभाव का प्रबल रूप से, मतलब उसके असंतुलन के चलते आप बहुत ज्यादा क्रोधित रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में या शोक में डूबे रहते हैं, तो इस तरह की स्थितियां आसानी से उभर जाती है। और जैसा मैंने चश्मे वाली बात में आपको बताया था, यहाँ भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आमतौर पे बहुत बड़ा अपना रोल अदा करती है। इसके अलावा भी और भी आपका, अगर मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप जो कुछ ले रहे हैं, आपने मान लीजिए आप अच्छा खाना खूब खा रहे हैं, पर आपकी बॉडी उसको अच्छे से प्रोसेस ही ना कर पाए, जो न्यूट्रिशन उससे मिलना चाहिए वो आपको मिल ही ना पाए, तो कहाँ से आपको दिक्कत आनी है फिर। उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बालों का सफेद होना भी उनमें से एक है। आजकल बाला जैसी मूवी भी बन जाती हैं बाल ना होने पे, बाल चढ़ने पे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। आज जैसे जैसे युवा यंग होता है उसके बाल जाने लगते हैं। हाँ, जब 20-22 साल की उम्र होती है तब थोड़ा सा लोगों को चिंता होती है इन बारे में। बाकी इसके लिए सबसे जो बेनिफिशियल चीज है वो है आंवला। आंवले का रेगुलर यूज अगर कोई करता है तो ये बालों से संबंधित परेशानियां उसको शायद ही देखने को मिले।
आंवले का आप चूर्ण ले सकते हैं, ताज़ा आंवले का, जब मौसम आए ताज़ा आंवला आप खाइए। मुरब्बा मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा होता है। मैं थोड़ा सा मीठा और दूध से बनी चीज़ों का विरोधी हूँ, तो मीठा मैं वो रिकमेंड करता नहीं हूँ मुरब्बा वगैरह। बाकी ताज़ा आंवला और आंवले का चूर्ण ज़्यादा अच्छा रहता है। वेट कम करना है, जिम चले जाओ। वेट बढ़ाना है, जिम चले जाओ, प्रोटीन ले लो। यही अक्सर मार्केट में घूमता है वेट को लेके, कम ज्यादा वाले मामले में। कोई भी आयुर्वेदिकली नहीं जाना चाहता, और शायद जाना क्या, वो प्रचलित नहीं है। गली गली में जिम है तो लोगों को लगता है ये सीधा सा आसान रास्ता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या घर पे रह के वेट घटाना और बढ़ाने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है? अगर वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है कि मीठा आपको बंद करना चाहिए। जो मैं जनरली सलाह देता हूँ, मीठा बंद कर दीजिए बिल्कुल, अगर वजन सच में आपको कम करना है। इसके अलावा सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन आप फास्टिंग जरूर कीजिए, और वो आप फास्टिंग ऐसे कीजिए लंबे समय की, जितना लंबा समय आपसे भूखा रहा जा सके। हालांकि कुछ एक बीमारियों में ये चीज़ ठीक नहीं रहती है फास्टिंग वगैरह, जैसे डायबिटीज़ या किडनी या लीवर से रिलेटेड इशू, उनकी बात नहीं है, जो जर्नल मैं कह रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आप मीठा बंद कर दीजिए, फास्टिंग कीजिए। अगर आपके लिए संभव हो सके तो दिन में कम से कम 14 से 16 घंटे आप भूखे रहिए। जो कुछ खाना एक छोटी सी विंडो में आप खाए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और हमेशा अपने बॉडी वेट के आधार पे ये निर्धारित कीजिए कि कितनी कैलोरी आपको चाहिए। एक सीधा सा रूल है, आपको डेली जितनी कैलोरी चाहिए उससे अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, उससे कम लेंगे तो आपका वजन कम होगा। कुछ एक दवाइयाँ हैं जो ज़रूर सहायता करती हैं कि आपका मेटाबॉलिक रेट कम कर देंगी। जो आपको 3000 कैलोरी डेली चाहिए, वहाँ पर आपको 2500 या 2000 में काम चल जाएगा। पर आपको अपने डाइट पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। वो हमें डाइट पे, अक्सर लोग डाइट पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जो खाने वाले सबसे लोग ज्यादा। और इसका सबसे फर्स्ट स्टेप आप है ना इस चीज के साथ करेंगे, मीठा अगर बिल्कुल बंद कर देते हैं, खासतौर पे प्रोसेस्ड जो भी शुगर है, इस मीठे में मेरा कहना है चीनी, गुड़, खांड, बूरा, मिश्री, सभी चीज़ें आर्टिफिशियल तौर पे जो चीज़ों को मीठा करने के लिए आप पाएंगे कि है ना, आप 1 हफ्ता 10 दिन के लिए मीठा बंद कर दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल चाय या जो मीठी चाय या मीठी कॉफ़ी भी अगर पीते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ना वॉमिटिंग होने वाली है। आप खुद उन चीज़ों को फिर ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और जब एक चीज़ को आप अच्छे से कर पाएंगे तो उसके बाद फिर और चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। और मेरे जैसे व्यक्ति को वेट गेन करना है तो क्या करना चाहिए? दवाइयाँ ही मैं रिकमेंड करूँगा, मतलब उसके अंदर दवाइयों से ही हाँ जी, क्योंकि दवाइयाँ थोड़ी सी जल्दी रिजल्ट दिखाती है इसके अंदर, और थोड़ा सा आसानी से वेट गेन करने में। क्योंकि जनरली जो 20-22 साल की उम्र होती है, 24 या 30 साल तक लगा लीजिए, वहाँ पर बहुत से लोगों में मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा ही बना रहता है। वो धीरे धीरे फिर 30 या 40 के बाद कम होना स्टार्ट होता है। तो दवाइयों की सहायता से उन मेटाबॉलिक रेट जो एक्सेसिव ज़्यादा बना हुआ है उसको कंट्रोल करने में हेल्प की जा सकती है। जैसे अक्सर जब भी मतलब स्लिम जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो कभी भी जब बात करते हैं कि वेट गेन करना है तो वहाँ दूध, केला जैसी हमें जो सजेशन दिए जाते हैं कि सुबह दूध केला लो, खाओ, बढ़ जाएगा। अगर हाँ बिल्कुल फायदा करता है, पर इसको लेने का जो तरीका आप बता रहे हो वो गलत है। कभी भी फलों को दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताए गए हैं कि किन चीज़ों का किन चीज़ों के साथ आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जितने भी शेक वगैरह है वो बिल्कुल विरुद्ध आहार है। गलत है ये बनाना शेक? हाँ बिल्कुल गलत है। अच्छा, मैंगो शेक, बनाना शेक आपको खाने हैं, खाइए बिल्कुल, बनाना खा लीजिए, उसके बाद आप दूध पीजिए। कितना अंतर? कितना 5-10 मिनट रख लीजिए अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर साथ में मिला के मत मिक्स लीजिए करके ना। हाँ, ज्यादा आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो कहता है ना कि बनाना शेक पी के मैंने अपना इतना वजन बढ़ा लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि ना आप इस तरह केला और दूध प्रयोग करके देखिए, या पहले दूध पी लीजिए उसके बाद केला खा लीजिए,
आपका वजन और अच्छे से बढ़ेगा। और एक और काम किया जा सकता है, पेट भर करके खाना खा लीजिए। ये उन लोगों के लिए जिनका पेट ठीक रहता हो और जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि मैं क्यों इस तरह की बातें बोल रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। पर जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हो, जिनका पेट ठीक रहता हो, खाना खा के पेट भर के और फिर उसके बाद 2 या 3 केले फिर खाए, तो आप पाएंगे कि ना वजन बढ़ रहा है, काफी तेजी के साथ वजन बढ़ने में हेल्प करता है। पर ये साथ में मुझे बार बार ये लगाना पड़ता है कि ना ऐसा होने पर ऐसे लोग ना करें, वैसे लोग ना करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर लोगों को अच्छी चीज भी दे दो तो है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं कि उस चीज का फायदा उठाने की जगह उसको अपने ऊपर मैं थोड़ा सा अलग शब्दों का प्रयोग करना चाह रहा था पर वो ठीक नहीं रहेंगे तो नहीं बोल सकते हैं आप, कोई नहीं, दिक्कत वो नहीं है तो इसलिए बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि ना सर आपने ऐसे ऐसे बताया था, हमने वो खाया और फिर हमारी शुगर बढ़ गई। मैं आपको शुगर है? तो कह रहे हाँ शुगर तो है, इतनी पुरानी है, फिर आप मिश्री क्यों खा रहे हो? बताइए, अब ये कॉमन सेंस वाली बात हुई या नहीं हुई? उसके बावजूद लोग ऐसा करते हैं, तब फिर थोड़ा सा इसलिए बुरा लगता है, बताना पड़ता है इसलिए। अच्छा, आयुर्वेदा पे एक आरोप लगता है जी। आरोप ये है कि ये इमरजेंसी कंडीशन में प्रभावी नहीं है, तो क्या सही है कि मतलब अभी तक आयुर्वेदा अगर हमें इमरजेंसी कंडीशन है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, उसमें यूज करना है तो सच में उसका प्रभाव नहीं है जल्दी? हाँ जी, देखिए आप किसी भी चीज को जितनी बार यूज करेंगे, जितनी बार आप उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बारे में और बेहतर चीजें सीखते जाएंगे। पर हो क्या रहा है, हमारी सरकार खुद कोई इसको बड़ा बजट देती नहीं है, ना रिसर्च होती है। अब अगर मान लीजिए रिसर्च हो, कुछ अच्छी चीजें निकल के आए, अब रिसर्च होती है किन चीजों के लिए? स्किन के लिए, बालों के लिए, जो चीजें मार्केट में बिकती हैं ऐसी चीजों के लिए, वो भी कंपनियां रिसर्च करती हैं, ये सरकार हमारी नहीं करती है। तो अब इन चीजों के ऊपर ज्यादा रिसर्च ही नहीं होती है, तो फिर कहाँ से? पहले के समय में आयुर्वेद ही था और कुछ था ही नहीं, तब भी आत्यायिक चिकित्सा होती थी। इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट को आत्यायिक चिकित्सा कहते हैं। अच्छा। तो आत्यायिक चिकित्सा तब भी होती थी, और आत्यायिक चिकित्सा के विषय में पूरा विस्तार में लिखा गया है आयुर्वेद में। पर सरकार ऑपरेशंस वगैरह सबसे स्टार्ट में आयुर्वेद में ही आचार्य सुश्रुत ने ऑपरेशन के बारे में, जो भी जितने भी सर्जन है, जनरल सर्जन, आप उनसे पूछेंगे कि ये ना कौन है जो फर्स्ट सर्जन ऑफ ऑल ओवर दिस वर्ल्ड, तो वो यही कहेंगे कि आचार्य सुश्रुत, वो खुद मानते हैं। पर सरकार हमें ना तो ये इसके अंदर ज़्यादा कुछ आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देती है, ना कुछ इतने अधिकार देती है कि आप ये करके और फिर इसके बाद सर्जरी कर लीजिए या ये और कर लीजिए। तो फिर कहाँ पर आपको आपके हाथ बंधे रहेंगे, तो क्या कुछ आप कर सकते हैं? तो अभी मतलब है वो वाली कंडीशन? वो आज के समय में है, पर अगर रिसर्च की जाए तो बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती हैं। एक और ये चीज है कि जो आयुर्वेदा है, इसमें भूगोल और जलवायु के अकॉर्डिंग जो पौधे हैं वो जो मिलते हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे अगर जहाँ अकॉर्डिंग जलवायु और भूगोल है वहां इलाज है, वही दूसरी जगह नहीं है तो वहां वो पौधा नहीं है। तो मतलब एरिया वाइज इसका इलाज कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सिमिलर नहीं हो पाता है, ऐसा कुछ भी? हाँ, अब बहुत सी केवल इंडिया को छोड़ के कुछ एक देशों को छोड़ के कोई और गवर्नमेंट, मतलब सरकार या देश आयुर्वेद को पूरी तरीके से अलाउ नहीं करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है देश काल पात्र का विचार करके ही किसी भी रोग का समाधान करना चाहिए। तो जिस देश में, मतलब जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहीं की अगर आप जड़ी बूटी प्रयोग करते हैं तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। तो अब कोशिश ये करनी चाहिए कि अब हम आयुर्वेद के बारे में, भारत में जो कुछ जड़ी बूटियां मिलती हैं, भारत में भी देश को देखा जाए तो दरअसल बहुत सारे मौसम अलग अलग तरह के एरिया है, तो इसको भी देखा जाए इलाज के दृष्टिकोण से तो बहुत सारे यहाँ पर भी आपको जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं या फिर जो पहाड़ों में रहते हैं, वो वहाँ की जड़ी बूटियाँ अगर प्रयोग करें, वहाँ से बनी जड़ी बूटियों की दवाइयों का प्रयोग करें, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जबकि साउथ इंडियन को अगर हम वो वाली दवा खिलाते हैं, वही
और वही दवा अगर वहाँ से मिलती है तो साउथ इंडियन को वो साउथ वाली दवा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब हमने इतनी बात कर ली, आप एक लाइन में हमें आयुर्वेदा का मतलब क्या है वो समझाइए। जीवन को जीने का तरीका। जीवन को जीने का तरीका, कि हम अपने जीवन को किस तरीके से ढाल सकते हैं, वो आयुर्वेदा है। ठीक है, आयुर्वेदा इज नॉट रियल साइंस, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि वास्तव में साइंस नहीं है। कुछ लोग तो कुछ बहुत कुछ कहते हैं। बट आपका मानना है कैसा है? ऐसा नहीं होता तो हमारी सरकार खुद ही बिल्कुल पूरी तरीके से बंद ही करके बैठ जाती। क्यों सर? और जो कोई भी चीज टाइम टेस्टेड है, हजारों सालों से चली आ रही है, सरवाइव, ना केवल सरवाइव किया बल्कि फलती फूलती आ रही है, तो वो ऐसे ही नहीं हो सकता। कोई भी चीज अगर टाइम टेस्टेड है वो ऐसे ही नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक जरूर होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे साइंस जरूर होता है। आयुर्वेद को लेके ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेदा मतलब स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, ऐसा है? बहुत से लोग आयुर्वेद और हिंदू धर्म इन दोनों को आपस में जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आचार्य चरक बहुत मतलब आयुर्वेद के सबसे प्रमुख आचार्यों में से एक है। उन्होंने अपने बहुत से ग्रंथ चरक संहिता के अंदर बहुत सी जगह पे उन्होंने खुद कहा है कि भी जानवरों के मांस वगैरह का, उनके अंडों का प्रयोग करने के लिए, यहाँ तक कि जो ज्वर चिकित्सा है वहाँ पर, जितना मुझे याद आ रहा है, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, पर जितना मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पर गाय के मांस का भी प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो जो पुराने ज्वर में, तो ये बिल्कुल गलत है कि अब कुछ लोग अपनी इच्छा से, कुछ लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कहें तो वो नहीं ठीक है। आयुर्वेदा दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सही है लाइन? इस दुनिया में अच्छी से अच्छी चीज को भी अगर बुरे तरीके से प्रयोग किया जाए तो वो भी नुकसान कर सकती है। और साइड इफेक्ट, अगर इस दुनिया में कोई चीज इफेक्ट कर रही है ना, तो उसका साइड इफेक्ट जरूर हो सकता है। तो हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में ही आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। साइड इफेक्ट एलोपैथिक दवाइयों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। मान लीजिए वो 100 में से 10 में साइड इफेक्ट करती है एलोपैथिक दवाइयाँ, तो यहाँ पे ये संख्या 1000 या 10,000 में से 1 या 2 की जरूर मिलेगी। ये नहीं है कि भी बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट होते हैं, हो सकते हैं, अगर आप गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, या फिर किसी की मान लीजिए प्रकृति पित्तज है और बहुत ज्यादा वो खाए जा रहा है शिलाजीत और गर्मियों के मौसम में, तो फिर दिक्कत तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाती है। बिल्कुल वैरी करता है, बिल्कुल वैरी करता है। एक चीज किसी के लिए बहुत फायदेमंद है, दूसरे के लिए वो हानिकारक हो रही है। आजकल के युवा ये भी समझते हैं कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के लीजिए, कुछ भी कहिए, वो ओल्ड पीपल्स के लिए है, बुजुर्ग लोगों के लिए है, हमारे जैसे युवाओं के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में वो भी आ जाएंगे आ जाएंगे समझने के लिए। मगर उनको कैसे समझाया जाए कि आयुर्वेदा सिर्फ, ये जो धारणा है कि सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए, ऐसा नहीं। इंसान वो भी हैं और इंसान वो भी हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ऐसे भी मानना है कि आयुर्वेदा मतलब जड़ी बूटियों का इलाज, सिर्फ जड़ी बूटियों का इलाज ही आयुर्वेदा? जड़ी बूटियों के साथ बहुत सारी धातु और रत्न वगैरह के भस्म, पिष्टि वगैरह भी तैयार की जाती है। जड़ी बूटियों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, पर इसके अलावा भस्म आदि भी, परपटी, भस्म वगैरह, बहुत सारी धातुओं का, रत्नों का, इनका भी प्रयोग किया जाता है। क्या आयुर्वेदा से कैंसर का इलाज पॉसिबल है? अगर देखिए, ये बहुत ही एक, इसको मैं ये कहूँ कि पॉसिबल है, तो पूरी तरीके से वो भी गलत है। इम्पॉसिबल, जिस तरह एलोपैथ में कैंसर का इलाज होता है कि वहाँ पर भी सक्सेस रेट उनकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, इसी तरह आयुर्वेद में भी बहुत से पेशेंट ठीक भी होते हैं,
पर जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी होती है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो ठीक नहीं भी हो पाते। हर जगह सक्सेस और असफलता दोनों मिलती हैं हर अच्छा, इलाज आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे कि कैंसर में ऐसा क्या है कि ना एलोपैथी का ज्यादा सक्सेस रेट है और ना आयुर्वेदा का? हम क्यों इस बीमारी को अब तक नहीं खत्म करने की कोई दवाई ढूंढ पा रहे? अब कैंसर के बारे में बहुत सारी रिसर्च में भी और अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं। दरअसल एक चीज़ की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ होने लग जाती है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ होने लग जाती है, ना तो हमारा शरीर उनसे पूरी तरीके से लड़ पाता है, ना आपको जो दवाइयाँ या फिर जो कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर एक अवस्था के बाद मान लीजिए उसका साइज एक XYZ तक है, तो तब तक वो कंट्रोल किया जा सकता है, पर वो आपके बॉडी के हर पार्ट में जब पहुंच जाती है तब उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से अभी हमारे पास हाँ, और बाकी रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रिसर्च की जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती है, इवन कैंसर या और भी जो ये माने जाता है असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो सकते। पर मैं आपको एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी है कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है अष्टांग हृदय, आचार्य वाग्भट, इनका तो नाम आपने सुना होगा, राजीव दीक्षित जी के वीडियो में बार बार। तो वहां पर ये लिखा गया है बकायदा अच्छे से, बाकी और भी आचार्यों ने अपने अपने उसमें कहा है, हर रोग के 4 प्रकार होते हैं। 4 में से भी पहले 2 प्रमुख होते हैं, साध्य असाध्य। साध्य में भी एक सुख साध्य, एक कष्ट साध्य जो आसानी से ठीक हो जाए और जो एक थोड़ी कठिनाई के साथ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। फिर आता है याप्य और असाध्य। याप्य मतलब जो अब जब तक दवा लेंगे तब तक ठीक है, छोड़ने के बाद फिर से कभी होने की पूरी पूरी संभावना है। जो शुगर वगैरह की बात कर रहा था ना, जो कहते हैं आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है, तो वहां पर पहले ही आचार्यों ने कैटेगराइज कर रखा है कि उन्होंने पहले ही स्वीकार किया हुआ है कि ये बीमारी, कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। फिर आती है असाध्य। कुछ बीमारियों को ये माना गया है कि ये ठीक नहीं होती है, यहाँ पर रोगी को मृत्यु ही प्राप्त होगी। तो ये मानना है कि हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदा में गलत? कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। जैसे आजकल एक बड़ी समस्या एक और है कि हम देखते हैं आजकल जो डिलीवरीज हैं प्रेगनेंसी के बाद वो नॉर्मल नहीं होती हैं। मतलब बहुत बड़ा रेशियो है कि वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाके ही डिलीवरी होने शुरू हो गई है। डॉक्टर चाहिए ही चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होने लगा? हॉस्पिटल में जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर जो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही, ये थोड़ी सी गलत बात है। कुछ इसके पीछे मॉनेटरी गेन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। बहुत से, मैं सभी तो नहीं कहूँगा, पर बहुत से डॉक्टर अपने पैसे के लिए कि अगर सिजेरियन करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको चार्ज आप कर सकते हैं पेशेंट से, और बहुत सारे पेशेंट्स का भी थोड़ा साइकोलॉजिकल तौर पे ये बदलाव हो चुका है कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी वो चाहते कि बिल्कुल सेफ से सेफ और बिल्कुल वो रहे, पेन भी ना हो। तो फिर इसलिए थोड़ा सा आजकल उस चीज़ की तरफ झुकाव अधिक होता जा रहा है। मगर लगता नहीं आपको कि डेंजरस है इस तरीके की? बिल्कुल है। अगर आप नेचुरल चीज़ को अननेचुरल तरीके से अचीव करेंगे तो है थोड़ा खतरनाक है। एक पंजाबी जीनियस करके यूजर नेम है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने एक सवाल भेजा है कि फुल डाइट प्लान आई साइट ठीक करने के लिए। फुल डाइट प्लान तो यहाँ पे कैसे होता है? इनको कहिए कि मेरे मैं अपने चैनल के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत सारे वीडियो डालता रहता हूँ। और डाइट प्लान में तो अपना थोड़ा सा आप रेगुलर वर्कआउट वगैरह जरूर रखिए, नींद अच्छे लीजिए, अपने खाने में आप ताज़ा खाना, ज़्यादा बासी खाना, प्रोसेस्ड फूड, मीठा कम से कम कीजिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने खाने की थोड़ी सी बना के रखने की कोशिश कीजिए। आँखों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहता है।
जैसे आजकल एक ये है कि जब हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट पे भी आते हैं, तो जब मार्केट में बहुत सारी कंपनीज को देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि एक है बिजनेस और आयुर्वेदा मात्र एक रास्ता बना लिया गया है लोगों ने अपने बिजनेस को सेट करने का। उस पे क्या मानना है आपका? हाँ, ये बिजनेस आजकल कुछ ज़्यादा ही, और जब से सोशल मीडिया का हुआ है लोगों को आयुर्वेद के बारे में, अब जिस चीज़ की डिमांड आएगी तो वहाँ पर आपको सप्लाई करने वाले लोग अपने आप आ ही जाएंगे। और ऊपर से है ना, रूल रेगुलेशन बहुत ही, आप ये लगा लीजिए ऐसी ग्रे लाइन है कि आप वहाँ पर उन रूल को तोड़ेंगे भी तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आपने रूल तोड़ा है। मैं आपको एक बहुत ही ये परेशान करने वाली बात है या हैरान करने वाली बात है, मार्केट में मिलने वाली जो जोड़ों के दर्द के लिए और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के नाम पे मिलने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं, खास तौर पे जो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े ब्रांड है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पीछे थोड़ी सी एजेंट उनकी चेकिंग वगैरह थोड़ी अच्छे से होती है, पर जो खास तौर पे बिल्कुल छोटे छोटे ब्रांड है उनमें से 90 to 95% एलोपैथिक दवाइयाँ मिक्स करके देते हैं आयुर्वेदा में। आयुर्वेदिक कहने को आयुर्वेदिक दवाइयाँ है पर वो एलोपैथिक दवाइयाँ मिक्स करके देते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा एक पेशेंट ये सोचता है कि ना, अरे यार मैं खाया पहली बार में ही बिल्कुल जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया, और उसके अंदर स्टेरॉइड्स और ये पेन किलर वगैरह इस तरह की दवाइयाँ मिक्स करके देते हैं। वो खाते हैं तब तक ठीक, फिर छोड़ने के बाद फिर से वही दिक्कत, फिर खाते हैं, और धीरे धीरे होता क्या है उनकी किडनी पे, उनके लीवर पे इस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट होता है। साथ ही साथ आयुर्वेद के और भी इसके नाम पे ठगी भी बहुत की जाती है। खास तौर पे ये मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो तंबू वगैरह लगा के बैठते हैं ना, वो सबसे ज्यादा करते हैं। हो सकता है सारे ना करते हो, पर बहुत अधिक होती है उनके। काया पलट, जीवाणु बूटी, कैल्शियम बूटी, ऐसी ऐसी दवाइयाँ बताते हैं जो असल में कभी है ही नहीं, होती नहीं है। स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म 15-15 ग्राम, 25-25 ग्राम। मेरे पास एक पेशेंट ने बिल बना के भेजा, 6 लाख रुपए की उसकी दवा लिख रखी है, जबकि असल में उसमें से एक भी दवा नहीं थी। सारी बस मुश्किल से 50 या 100 रुपए की एक दवा थी जो असल थी, अश्वगंधा चूर्ण। उसके अलावा सारा बेवकूफ़ बनाने का, लोग अपना उनको डराया इतना ज़्यादा, उनको इतना ज़्यादा उनको अपने बारे में इनसिक्योर कर दिया जाता है कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप आगे ऐसे हो जाओगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंटों के ऐसे फ़ोन आते हैं कि ना उन्होंने घर भी बेच दिया, ज़मीन बेच दी उसके चक्कर में, और ये बहुत बड़ी ठगी होती है। ये कैसे समझा जाए कि कोई दवाई आयुर्वेदिक है या नहीं? हमेशा अच्छे ब्रांड की दवा लें, रेप्यूटेड ब्रांड की, और हमेशा डॉक्टर को ये कहें कि आप दवा लिख दीजिए, दवा मैं खुद लेके आऊँगा। डॉक्टर ये कहे कि नहीं मेरे पास से ही लेनी पड़ेगी, साफ ना है कि मत लीजिए, ये यहाँ पे गड़बड़ है। या फिर ये कहे कि आप वहाँ पर जाइए, वहीं पर मिलेगी। यहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहीं पर होगी। अगर आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी है, डॉक्टर से लिखवाइए, उनकी फ़ीस दीजिए, आप अपनी लिखने की फ़ीस लीजिए, दवा मैं खुद से लेके आऊँगा। आप किसी अच्छे स्टोर पे जाइए, जो अच्छी कंपनियां हैं उनकी लीजिए। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ऑथेंटिक दवाइयाँ मिलती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे बचपन में जब हम आयुर्वेदा देखते हैं, सुनते थे, तो वो हिमालय की डिब्बी हमने बहुत देखी हैं जिनमें बहुत दवाई आती हैं, डाबर की भी कुछ देखी हैं। तो ये लोग भी बनाते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में? हिमालय खुद की पेटेंट दवाइयाँ ही बनाती है, वो शास्त्रोक्त दवाइयाँ नहीं बनाती। डाबर अपनी खुद की दवाइयाँ भी, मतलब पेटेंट दवाइयाँ बनाती है, और शास्त्रोक्त दवाइयाँ भी बनाती है। शास्त्रोक्त मतलब जो ग्रंथों वगैरह में लिखी हुई है। अच्छा। और वो दवाइयाँ। अगर मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, अच्छे ब्रांड्स को देखना है, तो कुछ नाम हैं जो आप बता सकते हैं? डाबर, वैद्यनाथ, इसके अलावा सांडू, एक महाराष्ट्र की तरफ की कंपनी है सांडू,
दूध पापेश्वर बहुत अच्छी इनकी भी रहती है। एक अजमेर की कंपनी है, गोपाल कृष्ण कालेड़ा धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसके अलावा साउथ में अगर आप जाएंगे तो कोट्टेकल आर्य वैद्यशाला कोट्टेकल केरला की कंपनी है। इनकी इन दवाइयों पे मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छी आती है थोड़ा, मतलब पर इनमें भी अब जो गड़बड़ करने वाले हैं वो यहाँ पर भी क्या करते हैं, डुप्लीकेसी जो महंगी दवाइयाँ होती है, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ गोल्ड वगैरह से स्वर्ण भस्म या फिर हीरा भस्म वगैरह से तैयार होती है, तो उसकी भी डुप्लीकेसी होती है। बहुत सारी डुप्लीकेट दवाइयाँ असली दवाइयों के साथ मिलके आ जाती है, तो आपको ये आइडिया ही कई बार नहीं लग पाता। तो इसलिए हमेशा ऑथेंटिक जो डीलर हैं उनसे आप खरीदें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने एक टॉपिक छेड़ा था, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्स समस्याएं जो हम देखते हैं, अक्सर इनके बोर्ड छोटी छोटी जगह लगे रहते हैं और लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, आयुर्वेदिक दवाइयों का दावा करते हैं कि हम ठीक कर देंगे। इनसे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि लोग इस पे बाहर जाके बात भी नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि चोरी छुपे काम हो जाए, चुपचाप हो जाए, ये ज़्यादा सही है। मैं इसके ऊपर है ना बार बार बता भी चुका हूँ। अगर जर्नली मेरे पास 30 साल से कम उम्र का अगर कोई आदमी आता है और ख़ास तौर पे अनमैरिड है, तो मैं अगर ये कहूँ कि 100 में से 80 ऐसे होंगे जिनको असल में कोई दिक्कत है ही नहीं, केवल मानसिक तौर पे उन्होंने खुद को बीमार मान लिया है, बीमार घोषित कर दिया है। अच्छा। जो असल में जो 20% बचे, उनमें से भी है ना कुछ को सीरियस प्रॉब्लम होती है, बाकी है ना अपनी बीमारी को इतना बढ़ा के, इतनी बार इतना नेगेटिव सोच के, और ख़ास तौर पे जब स्ट्रेस बढ़ता है तब स्ट्रेस के साथ आपका कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है। कोर्टिसोल होता है एंटी टेस्टोस्टेरोन, वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देगा। और जब जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, टेस्टोस्टेरोन एक हैप्पी हार्मोन है, मेल हार्मोन है, आपके इच्छा कम हो जाएगी, काम इच्छा कम हो जाएगी, अपने आप आपको मन उदास रहेगा, आप कुछ काम करने का जब इच्छा ही नहीं होगी तो अपने आप और समस्याएं होना एक बड़ी ही साधारण सी बात है। तो मैं अपने चैनल पे, हालांकि उसी चैनल के थ्रू मेरे पास बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, पर मैं अपने चैनल पे बार बार बोलता आया हूँ कि 100 में से 80 पेशेंट, खासतौर पे अनमैरिड और 30 साल से कम उम्र के, कोई दिक्कत होती नहीं है। जनरली आदमियों में जब तक स्ट्रेस ना लेके आया जाए, कोई बीमारी ना लेके आई जाए, बीमारी इन द सेंस शुगर, बीपी, थायराइड या कोई एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह, तो जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको लगता है कि आज के टाइम में अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं तो हमें इन पे ओपनली बात करनी चाहिए? बात करनी चाहिए और थोड़ा सा समझना चाहिए कि असल में दिक्कत कहाँ है। दिक्कत सच में वहाँ है जहाँ आप सोच रहे हैं, या दिक्कत यहाँ है? मतलब दिक्कत असल में एग्जिस्ट करती है या हमारे माइंड में ही वो दिक्कत बनी हुई है सिर्फ, या बिठा दी? बहुत बार स्थितियाँ ऐसी बन जाती है, बहुत बार आपका आसपास का परिवेश ऐसा बन जाता है कि ना चाहते हुए भी आप खुद को उस तरह की स्थिति का शिकार मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अब दिक्कत क्या आती है, सब ये सोचते हैं कि ना दवाइयाँ इजीली मिल जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयों पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन वगैरह एलोपैथिक दवाइयों की तरह है नहीं, और इजीली आपको कहीं पर भी कोई भी कुछ ये बताता मिल जाएगा कि ये दवा इसमें काम करती है, ये दवा उसमें काम करती है। पर हर आदमी सेब तो नहीं होता, हर आदमी संतरा नहीं होता। सही बात है। किसी को सेब की तरह ट्रीट करना पड़ता है, तो किसी को संतरे की तरह छीलना पड़ता है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप है ना उनसे गाइडेंस लीजिए। ज़्यादा जहाँ पर आप 5,000, 10,000 या 20,000 की दवाइयाँ खरीदने के लिए तैयार होके बैठे हैं, वहाँ पे 500-1,000 रुपए की अगर आप कंसल्टेशन ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा आपको उससे। मेरे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको असल में कोई दवा की ज़रूरत होती ही नहीं है, वो मेंटल प्रॉब्लम होती है। क्या करते हैं आप ऐसे उसके पेशेंट के साथ जिसको मेंटली सेट करके बैठा है प्रॉब्लम को? तो उनको बताते हैं कि क्या दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है, थोड़ा समझाते हैं। अगर
इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हम्म। कि पता लग जाता है कि ये मानने वाली है कि नहीं है। तो अगर लगता है कि केवल बातों से काम चल जाएगा तो थोड़ी बातें और थोड़ी सी दवाइयाँ दे देते हैं कि उनका मन भी खुश मन हो की जाए कि शांति। भाई हाँ भी हमने कंसल्टेशन के पैसे दिए हैं तो थोड़ी सी दवाइयाँ तो मिल गई। आदमी को लगता है पैसे दिए सिर्फ सलाह मिली है तो इनफ नहीं तो है। इनफ नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दवा तो फिर भी देनी पड़ती है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। पर जो नहीं मानते उनको थोड़ा अलग तरीके से प्रूव करवाना पड़ता है, थोड़ा सा उनको दिखाना पड़ता है, तब जाके मानते हैं।